अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है और मुझे अब टाइम मिला है। अब भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एपिसोड नंबर 2 है हनावे बाय नूर राजपूत। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फूफो, वो अभी आए हैं, हाथी इन्हें खाना देने लगी है। हनावे ने आम से लहजे में जवाब दिया, बेटा मैंने तुमसे कहा था। चलो अच्छी बात है। हैरी खाना देने गई है, लेकिन तुम भी एक बार चेक कर लो, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। रुखसार फूफो की बात सुनकर हनावे को अजीब सा लगा था। वो बहुत गैर जिम्मेदार थी। इसकी खुद की माँ इस पर भरोसा नहीं करती थी और एक रुखसार फूफो थी जो ना जाने क्यों उसे समझदार समझती थी। जी अच्छा, मैं देखती हूँ। वो ना चाहते हुए भी उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अक्सर ऐसा हो जाता था। रुखसार फूफो घर से बाहर होती तो वो खिज़र के खाने की जिम्मेदारी इस पर डाल जाती थी, जिससे हनावे को सख्त कोफ्त होती थी। राना हाउस में आते हुए क्या मौत पड़ती है, मौसूफ को अपनी अकड़ में रहता है। इसका तसव्वुर एक बार फिर हनावे के चेहरे के ज़ाविये बिगाड़ गया था। वो कुशादा सीढ़ियों से जिन पर बेशकीमती कारपेट बिछा था, खुद से बातें करती नीचे उतर रही थी। अम्मी, आपको पता है फूफो घर नहीं। मैं खिज़र भाई को खाना देने जा रही हूँ। नीचे लाउंज में हदी शहनाज ताई से कह रही थी। भाई कहते हुए इसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। मैं जाती हूँ, खाना मुलाजमा दे आएगी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे ज़रूरी बात करनी है। शहनाज ताई ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। अचानक इनकी नज़र सीढ़ियों के आखिर में खड़ी हनावे पर पड़ी, बल्कि हनावे दे आएगी, चलो तुम मेरे साथ। वो हनावे को ऊंची आवाज़ में सुनाती हैरी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। हैरी ने पलटकर हनावे को देखा। दोनों का मूड बिगड़ चुका था। वो बेदिली से चलते हुए किचन तक आई, जहां मुलाजमत सफाई कर रही थी। रजो, एक ट्रे में खाना गर्म करके डाल दो। हनावे ने हुक्म दिया था और किचन में रखा स्टूल खींचकर इस पर बैठ गई। आंखें और उंगलियां हाथ में पकड़े मोबाइल पर फिसल रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में चमक उभरी और फिर वो कहका लगाकर हंस दी। मुलाजमा ने पलटकर इसे देखा। अजीब लड़की थी वो। घने बालों को जिन्हें जबरदस्ती फोल्ड किया गया था, कुछ लटें निकलकर चेहरे के दोनों तरफ झूल रही थी। वो जितनी खूबसूरत थी, इतनी ही मुंहफट और बदतमीज भी। इसीलिए रजो बस इसके हुक्म को खामोशी से बिना सवाल किए पूरा कर देती थी। खाना लग गया है बीबी जी। 10 मिनट बाद रजो की आवाज़ गूंजी। हनावे ने मोबाइल से नजर हटाकर ट्रे की तरफ देखा और फिर उठ खड़ी हुई। इसे उठा और रुखसार फूफो के घर लेकर जाना है, हनावे ने उठते हुए कहा। बल्कि 1 मिनट तुम रहने दो, तुम जाओ, मैं खुद ही ले जाऊंगी। कुछ याद आने पर हनावे ने रजू से कहा, जो सर झुकाकर किचन से निकल गई। इसे याद आया था पिछली बार वो रज्जो के साथ खाना लेकर गई थी। हनावे खाने की ट्रे रज्जो के हाथ में थी, जिसे देखकर एसपी खिजर हयात ने इसकी अच्छी खासी बेइज्जती की थी। तुम्हारे हाथ नहीं है या काम नहीं करते जो तुम एक छोटी सी ट्रे उठाकर नहीं ला सकती, बल्कि इसलिए भी मुलाजमा साथ लाई हो। हनावे तो इसकी बात सुनकर धक से रह गई थी। मुफ्त में खाने को मिलता है, तुम लोगों को हड हराम हुए पड़े हो। हनावे ने झुरझुरी सी ली थी। कैसा कैसा कारदार लहजा था इस शख्स का। गले से दुपट्टा निकालकर सर पर फैलाया और ट्रे उठाकर किचन से बाहर निकल गई। अब ये दरवाज़ा कैसे खोलूं? 5 मिनट बाद और वो रुखसार फूफो के घर में मौजूद थी। दरवाज़ा बंद कर दिया था। खिजर ने शायद वो जान गया था कि इन आफतों में से कोई ना कोई जरूर आएगी। इसने टांग की मदद से दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन बेसुध। कुछ सोचकर इसने ट्रे नीचे रखी और घंटी का बटन दबाया, बल्कि दबाती रही, उंगली को उठाया ही नहीं। 1 मिनट बाद झटके से दरवाजा खुला। वो सामने ही खड़ा, सर से तासुरात लिए। ये क्या बदतमीजी है? कोई ऐसे बैल बजाता है किसी की? मैं बहरा नहीं हूँ, सुन सकता हूँ। हनावे को देखकर मुकाबिल के जज्बात में भी हनावे से अलग नहीं थे। वो मैं खाना लाई थी। हनावे ने नीचे झुककर ट्रे उठाई। मुझे नहीं खाना, ले जाओ। वो सख्त हुआ। का क्या मतलब ले जाओ? मैं इतनी मुश्किल से घर से लाई हूँ। नहीं खाना तो पहले बता देते। हनावे का मीटर घुमा। किसी ने एक नजर सामने इसके साथ राना हाउस पर डाली। दोनों घरों में सिर्फ एक सड़क का फासला था। तो मेरी बीवी हो जो मैं तुम्हें फोन करके बताता आज मुझे डिनर करना है या नहीं। वो दोनों हाथ सीने पर बांधकर स्पाट लहजे में बोल रहा था। इसकी बात सुनकर हनावे का दिमाग भाग से उड़ा।
اس نے گھور کر خضر کو دیکھا اور پھر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں کھانے دینے کا، میں صرف پھپھو کے کہنے پر آئی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی اندر جا چکے تھے۔ خضر نے مڑ کر اسے دیکھا جو اب ٹرے میز پر رکھ رہی تھی۔ اس کی کسی بات کا اس آفت کی پر کالا پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ کھانا ہو تو کھا لینا، نہیں کھانا تو تمہاری مرضی، ویسے بھی پولیس والوں کا پیٹ بھرا ہی رہتا ہے، وہ جتنا بھرا ہوا ہے اتنی زیادہ انہیں بھوک لگتی ہے۔ دوسرا جملہ اس نے آہستہ سے کہا تھا، لیکن خضر حیات جو واقعی بہرا نہیں تھا، اس کی بات سن چکا تھا اور اب جبڑے بھینچے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ کسی نے زبردستی نہیں سے تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ پاس سے گزرتی حنابے کا بازو دبوچنے کے بعد وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ حنابے ایک دم ڈر گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی رشوت خور کا لفظ خضر کو کسی گالی کی طرح لگتا ہے اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا حنابے سے اس لقب سے نواز چکی ہے۔ میرے بات کان کھول کر سن لو، اور اگر تم نے آئندہ فضول کی زبان چلائی یا میرے سامنے بدتمیزی کی یا اس طرح کی گندی سوچ والی باتیں کی تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اگر آیا حنابے ایک پل کے لیے سہم گئی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا اس کی بات خضر کو اتنی بری لگے گی۔ اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ خضر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ پچھلے 4 سالوں میں وہ اپنے فرض پوری ایمانداری سے نبھاتا رہا تھا اور اس نے جلدی ترقی بھی کی تھی۔ اس کا باپ حیات رانا بھی پولیس کے شعبے سے منسلک رہا تھا اور اس پر رشوت خوری اور بہت سے دوسرے غلط کاموں کے الزامات لگائے گئے تھے۔ تنگ آ کر حیات نے خودکشی کر لی تھی۔ خضر کو یہ باتیں سکون نہیں لینے دیتی تھی، البتہ حنابے کو ان سب باتوں کا ذرا زیادہ علم نہیں تھا۔ وہ اپنی لاپرواہی اور انجانے پن میں خضر کو کتنی تکلیف دے گئی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ حنابے نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ ایک نظر خضر کو دیکھا جو وہاں سے جا چکا تھا، پھر خشک ہو چکے لبوں پر زبان پھیرتی واپس بھاگ گئی تھی۔ خزاں کا دور تیری بے رخی کو کہتے ہیں، بہار تیری توجہ کا نام ہے جانا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو ہر طرح سے شاندار نظر آ رہا تھا۔ کتنی منٹوں کے بعد اسے ملنے کی خواہش پوری ہوئی تھی۔ امن سرگوشی نما آواز میں اس کا نام پکارا تھا۔ امن نے چونک کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو معصوم تھی، خوبصورت اور کم سن تھی، جو اس کی وجوہات پر مرمٹی تھی۔ حسن عشق کا پہلا زینہ ہوتا ہے، کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، ایک پہلی نظر دل کے سبھی تار چھیڑ کر انسان کو ان دیکھی زنجیروں میں جکڑ لیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس لڑکی کے ساتھ بھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ جس شخص کے نام میں وہ اپنی ساری وفائیں اور اپنا آپ کرنے جا رہی تھی، اس نے وفا نہیں سیکھی تھی۔ وہ اس کی ایک پکار پر پاگلوں کی طرح بھاگی چلی آئی تھی، اور ایسی اندھی محبت عورت کے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسے امن پکارنے پر امن ملک اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، کیا ہم شادی کریں گے؟ وہ معصومیت بھرے سوال لیے پوچھ رہی تھی، اور امن کا دل کیا وہ قہقہ لگا کر ہنسے۔ اسے شادی کی کیا ضرورت تھی؟ اسے انچاہی بیڑیوں میں بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے شادی کی؟ اور ان سب باتوں کو مت سوچو، اس وقت سے لطف اٹھاؤ۔ امن نے اپنے سامنے میز پر رکھے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اسے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا تو حنابے کالنگ اس کی اسکرین پر چمک رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھایا تھا، جبکہ امن کافی پیتے دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں، اتنے دن ہو گئے تم سے بات نہیں ہوئی، اور 2 دنوں سے تم کالج بھی نہیں آئی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ علیزہ نے فون اٹھایا تو حنابے کی آواز اٹھی۔ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سے کچھ دیر بعد بات کرتی ہوں، ابھی مصروف ہوں۔ علیزہ نے بنا اس کا کوئی جواب سنے فون بند کر دیا۔ وہ پوری طرح سے امن کی طرف متوجہ تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا جب وہ اس سے ملنے آئی تھی، جس میں ہلکی سی لرزش تھی، اور اوپر سے امن کا اسے اس کی طرف توجہ نہ دینا علیزہ کی جان نکارا تھا۔ امن آپ کو برا تو نہیں لگا؟ علیزہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ کچھ دل سے کہہ رہا تھا، جبکہ اسے علیزہ کی محبت سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسے اپنے مطلب سے سروکار تھا جو اسے آج کی ملاقات میں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہباز گھر میں داخل ہوا تو کافی خاموشی چھائی تھی۔ اسے شہناز بیگم نے نمل کے حیدرآباد جانے کا بتایا تھا۔ تب سے اسے شدید قسم کا غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے نمل کو فون کیا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی بات کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا تو سامنے ٹی وی آن تھا۔ وہ ہیری صوفے پر بیٹھی تھی۔ ٹی وی پر کوئی انڈین گانا چل رہا تھا جس کی ویڈیو ناقابل اعتراض تھی۔ یہ دیکھ کر شہباز کا دماغ گھوما۔ تھوڑا آگے آیا تو ہیری صوفے پر ڈھیر سارے رسالے بکھیرے بیٹھی تھی اور گھٹنوں پر ڈائری رکھے اس پر جھک کر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ شہباز کی دھار پر ہیری ایک دم اچھلی۔ شہباز نے میز پر رکھا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا، اور اب ہیری
کی طرف دیکھا جس کی روح فنا ہو چکی تھی۔ اور یہ سب رسالے یہ پڑھتی ہو تم، کورس کی کتابیں تم سے پڑھی نہیں جاتی، ہر سال فیل ہو جاتی ہو اور انہیں لے کر بیٹھی ہو۔ شاہبیز نے ایک جھٹکے سے ڈائری اس کے ہاتھ سے چھینی تھی۔ اب کے صحیح معنوں میں ہیری کا دل بند ہوا تھا۔ اٹھو، یہ سب یہاں سے لے کر جاؤ انہیں۔ آئندہ مجھے تم کورس کی کتابیں پڑھتی نظر آؤ۔ سمجھ آئی؟ وہ غصے سے پھنکارتا اس کی ڈائری ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ ہیری کانپتی ٹانگوں سے صوفے پر ڈہ گئی تھی۔ شاہبیز کے جانے کے بعد حناوہ کچن سے نکلی اور ڈرائی فروٹ کی پلیٹ لیے ہیری کی جانب بڑھی۔ ہائے عشق کسے لگ گئے بھائی کے ہاتھ، ہیری ٹھاکر تو بھی۔ حناوے کا کہکا گونجا تھا، میرا دل بند ہو جائے گا حناوے۔ ہائے میری ڈائری۔ ہیری گہرے صدمے میں تھی، وہ جلدی سارے بکھرے رسالوں کو اٹھا رہی تھی اور کہ کہیں وہ پھر نہ آ جائے۔ مزہ آئے گا حناوے اس کی حالت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ہر شیٹ کے نیچے خضر کا نام لکھا ہے، اگر بھائی نے پڑھ لی تو۔ ہیری کو اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ عشق کسے ڈائری میں لکھو؟ حناوے چڑھ کر بولی۔ اسے تو ویسے بھی خضر پسند نہیں تھا اور ہیری کا ہر وقت خضر کے گیت گانا اسے زہر لگنے لگا تھا۔ ہائے اب نہیں بچو گی تم، رانا ہاؤس کی دیواروں مری کی بہاروں رانا ہاؤس کی دیواروں مری کی بہاروں، یاد رکھنا ایک سچی عاشق نے جان دی تھی، عشق میں جان دے گی ہیری حسن رانا۔ حناوے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دبی دبی آواز میں اعلان کر رہی تھی، جبکہ ہیری کا صدمے سے برا حال تھا۔ ملک فارم ہاؤس میں امن اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ فضا میں عجیب سا خوف پھیلا ہوا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے سامنے کھڑی لڑکی اور لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کم سن تھی، خوبصورت تھی، لڑکا حلیے سے شریف خاندان کا لگتا تھا۔ میں نے اسے 1000 دفعہ کہا امن کہ راحیلہ مان جاؤ، میں تمہیں چاہتا ہوں، لیکن نہیں، یہ سالی اس چشمش کے عشق میں گرفتار رہی۔ امن کا دوست قدیر اس لڑکی راحیلہ اور لڑکی کے ارد گرد گھومتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ امن ملک کے دوست قدیر، جو کہ انتہائی جاہل قسم کا آدمی تھا، اسے راحیلہ پسند آ گئی تھی۔ وہ اس سے ہر طرح کا تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ جب راحیلہ نے اسے گھاس نہیں ڈالی اور اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تو قدیر امن کا سہارا لے کر دونوں کو اغوا کروا لیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں امن کے فارم ہاؤس میں تھے، جہاں صرف امن اور اس کے دوست ہی آ جا سکتے تھے۔ ارم بھی وہاں کم ہی آتا تھا۔ کیوں بھائی چشمش، محبوبہ پیاری جان، امن نے کرسی سے ٹیک لگائے ہاتھ میں پکڑی گن سے گن پٹی کو سہراتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ امن ملک کہیں سے نہیں لگ رہا تھا جس کی شخصیت پر لڑکیاں مرتی تھی، بلکہ وہ اس وقت اپنے خاص ظالم وڈیرے والے روپ میں تھا، جن کا کام ہی دوسروں کی خوشیاں چھیننا تھا۔ کلف لگے سوٹ میں سیاہ چادر کو کندھوں پر پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ جما کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، وہ فنا کر دینے والی ہر حد تک روبدار لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے راحیلہ اور اویس دونوں کی جان تھر تھر کانپ رہی تھی۔ راحیلہ ملکوں کے گاؤں سے ہی تعلق رکھتی تھی اور وہ امن ملک کو اچھے سے جانتی تھی۔ ان ملکوں نے رحم کرنا نہیں سیکھا تھا۔ راحیلہ کا تعلق غریب خاندان سے تھا۔ محنت اور مشکلوں سے وہ کالج تک پہنچ پائی تھی، جہاں اسے اویس مل گیا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ قدیر کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ اور قدیر امن کا خاص دوست تھا۔ امن اس کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا تھا۔ اویس تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، تمہیں ان ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ راحیلہ نے اویس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کچھ دن بعد دونوں کی منگنی تھی۔ اویس راحیلہ کو لے کر شہر اس کی پسند کی انگوٹھی خریدنے آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ امن چاہتا تو انہیں حیدرآباد ہی ڈیرے پر لے جاتا، لیکن اس سے بھی محفوظ جگہ اس کا یہ اسلام آباد والا فارم ہاؤس تھا۔ راحیلہ کے اویس کا ہاتھ پکڑنے پر قدیر نے غصے سے راحیلہ کی طرف دیکھا اور پھر امن کو۔ ہاتھ چھوڑو۔ امن نے قدیر کی حالت سمجھتے ہوئے راحیلہ سے کہا، جو کافی دلیر نظر آ رہی تھی، آخر گاؤں سے جو تھی، تم سے کہہ رہا ہوں چشمش، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ امن کی بات کا جب راحیلہ پر کوئی اثر نہ ہوا تو اسے اویس پر دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر وہاں موجود گارڈ اور اس کے دوست ڈر گئے تھے۔ اویس نے ڈر کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن راحیلہ نے نہیں چھوڑا۔ امن کو اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ نرمی کا برتاؤ کر رہا تھا اور اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کچھ کہتا فائر کی آواز گونجی اور اس کے ہاتھ سے راحیلہ کی چیخ نکلی۔ اکثر نہیں ہوتا
ना तुम लोग असर नहीं होता ना तुम लोगों को। अमन एक झटके से सीधा होकर बैठा। गोली अवैस की इस बाजू पर लगी थी जिसका हाथ राहिला ने पकड़ा था। अवैस एक झटके से पीछे हुआ और फिर नीचे गिर गया। अवैस इसके बाजू से खून निकलता देखकर राहिला के सांस खता हुए थे। इसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। वो बेख्तियार ही अवैस की तरफ बढ़ी, लेकिन कदीर ने आगे बढ़कर इसे बाजू से दबोच लिया। ले जाओ इसे, ये इस काबिल नहीं कदीर कि तुम इससे शादी करो, ऐश करो, जाओ। अम्मा ने जहर खंदा लहजे में कहा। न नहीं। अवैस जो घास पर गिरा कराह रहा था। अमन मलिक की बात सुनकर एक झटके से उठने की कोशिश की। चीखो मत, मुझे शोर नहीं पसंद। एक और फायर की आवाज गूंजी और गोली अवैस के दूसरे कंधे पर लगी थी। राहिला को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कदीर से बाजू से दबोचे अंदर की जानिब बढ़ रहा था। अल्लाह तुम लोगों को पूछेगा, जालिम हो, अल्लाह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। राहिला बुरी तरह चिल्ला रही थी। इसका मुंह बंद करो, करवाओ कदीर। अमन गुस्से से चिल्लाया था और कदीर ने चीखती चिल्लाती राहिला के मुंह पर हाथ रख दिया था। नीचे पड़े अवैस बुरी तरह से तड़प रहा था। खून उबल उबल कर निकल रहा था। इसकी सारी आसमानी आसमानी रंग की शर्ट खून से तर हो चुकी थी। इसके सामने कदीर इसकी महबूबा को लेकर जा रहा था। इससे ज्यादा अजीबनाक बात क्या हो सकती है। जिस समय पहली तकलीफ ने अवैस को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। मुझे शोर नहीं पसंद। एक और फायर की आवाज गूंजी और गोली अवैस के गर्दन में लगी थी। हर तरफ खामोशी छा गई। अमन अब अपनी जगह पर खड़ा पिस्तौल से दोबारा अपनी कनपटी से ला रहा था। इसकी आंखों से सचपन झलक रहा था। ले जाओ और इसे फेंक दो कहीं। कुछ देर बाद अमन ने आसपास खड़े गार्ड से कहा, और जो अमन की बात पर दम तोड़े अवैस की जानिब बढ़े थे, जबकि अमन पिस्तौल को हाथ में थामे अपनी चादर दुरुस्त करते पोच में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। वो पुरसकून था। इसने अपने दोस्त की ख्वाहिशें पूरी कर दी थी। अस्तगफुरुल्लाह। लगा है बंदा इसको खले। इसके दिल में मलाल तक नहीं था और कि इसने किसी मासूम की जान ले ली थी और किसी मासूम की जिंदगी तबाह करने का जिम्मेदार था। अंदर कमरे में फैली राहिला की सिसकी और आहों से किसी मसीहा को पुकारा था, लेकिन अभी कोई मसीहा आता दिखाई नहीं दे रहा था जो इन्हें जालिमों के जुल्म से बचाए। इस जालिम का दिल नहीं कांपा था किसी की जिंदगी छीनते, किसी का घर उजाड़ते, किसी की उम्मीदें तोड़ते। वो जालिम बेरहम हुआ था, मोहब्बतों को मारते, ख्वाहिशों को जिंदा दफनाते। वो जालिम का दिल नहीं कांपा था एक लड़की को आबरू ढूंढते। इस जालिम का दिल नहीं कांपा था सिसकियों को सुनते, आहों को नजरअंदाज करते। वो जालिम आज सभी हदें तोड़ गया था। हनावे हनावे आपी। अमन की आवाज सुनकर हनावे ने हाथ में पकड़ा चॉकलेट का डब्बा तकिए के नीचे छुपाया था। हैरी अमन तक हैरी अभी तक अपनी डायरी के सदमे में बैठी अहो बका कर रही थी, जबकि मिनाल और सिमार दूसरे हैरी और दोनों हैरी के गम में बराबर की शरीक होने की अदाकारी कर रही थी। था से हनावे के कमरे का दरवाजा खुला और अमन अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। क्या है, क्यों चीख रहे हो? हनावे ने आबरू झुकाकर पूछा। अमन ने एक नजर परेशान हैरी को देखा और फिर हनावे को। मेरी चॉकलेट का डब्बा किसने चुराया? वो तीखी नजरों से हनावे को जांचते हुए पूछ रहा था। कौन सी चॉकलेट? मैंने आज तक चॉकलेट देखी भी नहीं। हनावे साफ मुकर की अभी 2 दिन पहले अमन की सालगिरह थी। खिजर ने इसे इसकी फरमाइश पर चॉकलेट गिफ्ट की थी, जिस पर अब हनावे ने हाथ साफ कर लिया था। अम्मा ने 2 दिन अपने गिफ्ट खोलते और फिर खुशी खुशी से इन्हें देखते गुजारे थे। चॉकलेट इसके बाद में खाने के लिए रखी थी, लेकिन इसकी बदकिस्मती वो भूल गया था कि इसकी बहन कुछ नहीं छोड़ती थी। शराफत से मेरी चॉकलेट दे दो, मुझे खिजर भाई ने दी थी। अमन रूहान से सूरत लिए बोल रहा था। दी होंगी, लेकिन मैंने नहीं देखी। और तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये लड़कियों का कमरा है और हैरी कितनी परेशान है? जाओ तुम यहाँ से। हनावे ने इसे डांटा। हनावे ने इसे डिपटा। अमन ने खा जाने वाली नजरों से हनावे को देखा, जो इससे 4 साल बड़ी थी, लेकिन कभी कभी अमन का दिल करता था कि वो उसे कत्ल कर दे। मैं खिजर भाई को बताऊंगा और वो तुम्हारे सारे कारनामे भी। अमन इसे धमकी देता वापिस जा चुका था। इसके जाने के बाद हनावे ने वो डब्बा वापस निकाला और कहका लगाकर हंस दी। लो हैरी, मैडम चॉकलेट खाओ और डायरी का काम बाद में मना लेना। हनावे ने बरसों बाद बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए हैरी को चॉकलेट की पेशकश की, जिसे सूसू करती हैरी ने बिना किसी नखरे के थाम लिया। अमन हनावे के कमरे से सीधा खिजर के घर आया था। खिजर भाई, इसने सदमे से 2 4 आवाज में खिजर को पुकारा, जो भी खाना खाने बैठा था। अरे अमन आओ। खिजर इसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुराया। अमन राना हाउस में सबसे छोटा था, इसलिए खिजर को वो बहुत अजीज था। खिजर भाई, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है, अमन गम से निढाल में बोला था। इसकी बात पर खिजर के लबों
पर मुस्कुराहट दिखती। वो अच्छी तरह जानता था कि रिपोर्ट किसके खिलाफ दर्ज होनी थी, लेकिन वो वजह नहीं जानता था। रिपोर्ट लेकिन क्यों, किसके खिलाफ? फिजा ने नॉर्मल लहजे में पूछा। राना हाउस में एक डायन है जो मासूम लोगों के बच्चे खाती है, और आज मेरी बहुत बहुत कीमती चीज चुरा कर खा गई। अमन ने फिजर के पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आज फिजर की छुट्टी थी, वो घर ही था। और वो डायन हनावे रहना है ना? फिजर ने खुद पर शक करते हुए तस्दीक चाही। वो हनावे के कारनामों से कारनामों से नाक नाक उकता चुका था। बस ऐसा केस करें कि इस डायन से मेरी जान छूट जाए। अमन अभी तक सदमे के जेर असर था। क्या तुम दोनों सनावे के पीछे पड़े रहते हो? और साल पुप्पो ने किचन से निकलते हुए कहा। तुम फिक्र न करो अमन, एक दिन मैं सनावे राना उस बैन पर ऐसा काबू करूंगा ना, फिर वो किसी को तंग नहीं करेगी। तब तक तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो। इसे फिजर ने अमन का कंधा थपथपाकर इसे तसल्ली दी, और अमन इसकी बात सुनकर बहल भी गया था। ठीक है, फिर जल्द मुलाकात होगी। जहाँ ज़ैद ने डेरे से बाहर निकलने के बाद कहा। इसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। हमारे दो गांव के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं है, और हम जब भी हैदराबाद चक्कर लगा लिया करो। जहाँ ज़ैद ने आराम से बगलगीर होते हुए कहा। इंशाल्लाह अगली बार मैं ज़रूर आऊँगा। और हमने ज़ैनब को यकीन दिलाया जो इसका ज़ैब ज़ेब को यकीन दिलवाया जो इसका बचपन का दोस्त था। बिल्कुल नहीं, तुम काफ़ी दिनों से हैदराबाद में ही हो, लेकिन तुमने एक बार भी मिलने की ज़हमत नहीं की। वो तो मैं खुद आ गया, वरना तुमसे मुलाकात कहाँ होती। जहाँ ज़ेब शिकवा कर रहा था। अच्छा यार, माफ़ कर दो, अगली बार मैं आऊँगा पहले। और हमने कुछ दिनों से माजरत की थी, जिसे जहाँ ज़ेब ने कबूल भी कर लिया था। अचानक जहाँ ज़ेब की नज़र डेरे की दूसरी तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ी थी, जहाँ एक कार खड़ी थी जिसमें 3 लड़कियां और एक लड़का था। पुलिस है, वो चारों शहर के लगते थे। साइम, और कितनी देर लगेगी? दाऊद हमारा इंतजार कर रही थी। दादू हमारा इंतजार कर रही थी। निमल ने उठाकर साइम से पूछा जो गाड़ी के इंजन पर झुका हुआ था। इन्हें हैदराबाद आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। जिस गांव का इन्हें टास्क मिला था, वहां पर इस 1 हफ्ते में इन चारों की टीम ने अच्छा खासा काम किया था। निमल को हैरत थी कि ये सारे इलाके मलिक बहराम का है, लेकिन अभी तक काफी गांव ऐसे थे जहां स्कूल तो दूर, कोई डॉक्टर भी नहीं था। आज ही इनका काम खत्म होना, और निमल इन्हें लेकर अपने आबाई गाँव जा रही थी। एक मुख्तसर रास्ता था जो मलकों के गांव से होता हुआ राजपूतों के गांव तक जाता था। साइम ने इसी तरफ से जाने का फैसला किया था, लेकिन इनकी गाड़ी में कुछ मसला हो गया था। इंजन काफी गर्म हो चुका था। मैं पानी लेकर आता हूँ, साहिल ने गाड़ी से काली बोतल निकालते हुए कहा। अब इसका रुख डेरे की तरफ था, जहाँ ज़ैब और हम खड़े थे। जहाँ ज़ैब ने निमल को पहचान लिया था। इसने इसे एक बार फ़याम राना की गाड़ी में इनके साथ बैठे देखा था। अस्सलाम वालेकुम, मुझे पानी चाहिए था। साहिल ने इन दोनों के करीब आकर कहा था। वालेकुम सलाम। बशीर साहब को पानी दो। और हमने सलाम का जवाब देने के बाद डेरे में काम करते मुलाजिमों में से एक को आवाज़ दी थी, जो भागता हुआ आया था और फिर साइम को लेकर अंदर की जाने बढ़ गया था। जानते हो वो लड़की कौन है? साइम के जाने के बाद ज़ैद ने अरहम से कहा। कौन लड़की? अरहम ने चोते से पूछा। वो जो फ़ोन पर बात कर रही है। ज़ैद ने निमल की तरफ इशारा किया। नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कमाल के मलकों और राजपूतों में सुलह कब हो गई? राजपूतों की है जिनसे तुम्हारे खानदान की पुरानी दुश्मनी है। मुझे हैरत हो रही है वो इतने आराम से मलकों के गांव में घूम रही है। ज़ैद के पास उनका अहम पेशानी पर लकीरें उभरी। ऐसे असली खानदानी गुस्सा दू आया था। इसे इतना बताया गया था कि राजपूतों खानदान वालों से इनकी पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि ख़याम राना ने इसके दादा बहराम मलिक को धोखा दिया था। अब वो धोखा क्या था, कोई नहीं जानता था। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। ज़ेब आग लगाने का काम करके अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरे रास्ते से वापस जा चुका था, जबकि हरम जबड़े पीछे निमल की तरफ बढ़ा। कौन हो तुम लोग, और यहाँ क्या कर रहे हो? और हमने लड़कियों के पास जाकर पूछा था। लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी, लेकिन इससे फिर गुस्से की आमेज़ झलक रही थी। वो दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए हमारा दोस्त पानी लेने गया है, अंदर अभी आता होगा। नोइन ने जवाब दिया था, जो निमल की दोस्त होने के साथ साथ सैम की मंगेतर भी थी। अरम की सर्द निगाहें निमल का जायजा ले रही थी। वो इस वक्त नीले रंग की जीन्स में घुटनों तक आती शर्ट पहने हुए थे। बालों को फोल्ड करके जूड़ा बनाया गया था। दुपट्टा सर पर रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो संभल नहीं रहा था। शायद इसे लेने की आदत नहीं थी।
पाँव जो गज ज़मीन में कैद थे, वो गोली से किसी राजपूतों के गाँव से भी नहीं लगती थी। अरम ने महसूस किया वो काफ़ी पुरकशिश थी। तुम लोग जानते हो ये किसका गाँव है? अरम ने अब की बात निमल को सुनाने की कोशिश की, जो मोबाइल में मसरूफ़ थी। इसके लहजे में छुपी अजीब-सी आँच महसूस करके निमल ने चौंक कर अरम को देखा। क्या मतलब किसका गाँव? हमें गाँव से क्या लेना? और यहाँ क्या एलियन बसते हैं जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? निमल ने आगे बढ़कर तंजिया लहजे में पूछा। इसकी बात सुनकर अरम की पेशानी पर लकीरें मजीद गहरी हो गई। ये मजदूर का गाँव है और आप? अरम ने कुछ सख्त कहने से खुद को रोका। मलिक इंसान नहीं होते क्या, या आपको हम इंसान नहीं लग रहे? निमल को पहले ही गुस्सा आया हुआ था। हवेली में सब इनका इंतजार कर रहे थे। दादो बार-बार फ़ोन कर रही थी जब से इन्हें पता चला था कि वो मलकों के इलाके में है। रहमान भाई भी इसे दोबारा फ़ोन कर चुके थे और जल्दी हवेली पहुँचने की तलकीन की थी। जबकि निमल का एक बार फिर मलकों का नाम सुनकर दिमाग घूमा। मोहतरमा, आप जानती नहीं शायद कि हम में क्या दुश्मनी। देखें, हमें कुछ नहीं जानना और बेहतर होगा आप हमारी परेशानी में इज़ाफ़ा नहीं मत करें। हम यहाँ मुसाफिर हैं, यहाँ रहने नहीं आए। हमारा साथी आता ही होगा, हम अभी चले जाएंगे। निमल ने इसकी बात काट कर दो टोक लहजे में जवाब दिया। अरहम का दिमाग भग से उड़ा। इसका दिल तो सामने खड़ी लड़की को शूट करने का कर रहा था, लेकिन इसे इसकी माँ ने ये सब ने नहीं सिखाया था, इसलिए खुद पर कंट्रोल करता निमल को शायद निगाह से घूरता वापस डेरे की तरफ बढ़ गया था। इसकी इस निगाह में जो सटपट था, इसने निमल को ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। शाहवेद होता तो इसकी इतनी तेज जबान चलाने पर ज़बान काट देता। अरहम तो बस घूर कर ही चला गया। जैसे ही अरहम डेरे में दाखिल हुआ, साइम बाहर निकला। वो बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मलिक साहब, ये हमारे दुश्मनों के मेहमान हैं, इनका ताल्लुक भी राजपूतों से है। मलिक साहब, आप हुक्म दें तो यहीं दफना दें इन्हें। अनवर ने अरहम के पास आकर सर झुकाकर कहा। वो मलकों का पुराना वफादार था। नहीं अनवर, और खबरदार आइंदा मेरे सामने ऐसी बात की। जाओ अपना काम करो। अरहम ने गुस्से से कहा तो अनवर सर झुकाकर चला गया। छोटे मालिक होते तो आज राजपूतों की हवेली में मातम की सफ़ें बिछी हो और मलकों की हवेली में जश्न होता, लेकिन ये बड़े मालिक तो बस। अनवर ने अमन को याद करके दिल ही दिल में सोचा। कुछ ही देर बाद गाड़ी चलने की आवाज़ आई थी और वो चारों वहाँ से रवाना हो चुके थे। जबकि अरहम गहरी सोच का शिकार हो चुका था। शुक्र है बेटा तुम लोग सलामती से यहाँ पहुँच गए, वरना मुझे तो डर ही लगा हुआ था। कुछ बानो ने निमल की पेशानी पर प्यार करते हुए कहा। बस दादो, गाड़ी में कुछ मसला हो गया था, वरना हम जल्दी पहुंच जाते। और हमने शॉर्टकट लिया था। जो पास मलकों का गांव, वहां से जो रास्ता गुजरता, इधर से ही आए हैं। निमल खाना खाते हुए आराम से बता रही थी, जबकि गुस्सिया बानो के दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। इन्होंने दहल कर निमल को देखा, जो अब सादा से शलवार कमीज में मलबूस थी। इसकी यही अच्छी अच्छी आदत थी। वो जैसे भी कपड़े पहनती थी, हवेली आकर फौरन शलवार कमीज सेबतन कर लेती थी। हवेली में सारा दिन गांव की औरतों का आना जाना लगा रहता और निमल ने कभी इन्हें बात का करने का मौका नहीं दिया था। लेकिन तुम लोग वहां से क्यों आए? सीधे रास्ते से आ जाते। कुछ बानो ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। दादो सब मुझे फोन करके कह रहे थे कि जल्दी हवेली पहुंचो, बस इसीलिए। कोई मसला तो नहीं हुआ? दादो ने घबरा कर पूछा। नहीं, बस एक अकड़ किस्म के आदमी से मुलाकात हुई, और तो कुछ नहीं हुआ। नौरीन और अनम, जो निमल की टीम मेंबर्स थी, खामोशी से दादी पोती की बातें सुन रही थी। जबकि साइम को मेहमान खाने में ठहराया गया था। गैर मर्दों को हवेली के जनाना हिस्से की तरफ आने की इजाज़त नहीं थी। चलो, अल्लाह का शुक्र है। कुछ बानो ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। कैप्टन बख्श राना आने आए ना आप? कैप्टन बख्श राना आइए ना आप? एक हफ्ते पहले 2 दिन बाद आने का कहा था और अभी तक नहीं आए। हनावे अप्पू के लिए अपने बड़े भाई से पूछ रही थी, जिसने जल्द आने का वादा किया था। जब भी वक्त राना हाउस आता था, हनावे की जिंदगी में एडवेंचर्स मजीद बढ़ जाते थे। शाहबख्त खुद एक शौक तबीयत का मालिक था। आर्मी में होने के बावजूद वो संजीदा कम ही नजर आता था। वो तीनों बहन भाई ऐसे ही थे। तुम्हें नहीं पता, हम कौम के बेटे हैं, हमें छुट्टी नहीं मिलती। वक्त की संजीदा सी आवाज उभरी थी। हनावे इसके लहजे में छुपी शरारत भाप गई थी। हाँ हाँ, सारी कौम को आपने ही बचाया हुआ है। खबरदार, मुझे आइंदा फोन किया, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो गुस्से से कहती फोन बंद कर चुकी थी, जबकि वक्त का कहका बुलंद हुआ था। हैदर का रिजल्ट आ गया था। इसने अच्छी पोजीशन से सीएसएस कर लिया था। आज राना हाउस में इसी खुशी में फंक्शन रखा गया था। निमल भी शाम को वापस आ गई थी। रहमान भाई अपनी बीवी और बेटे के साथ आए
ہوئے تھے۔ ہادیہ آپی کو بھی بلایا گیا تھا، کچھ اور بھی مہمان آئے تھے۔ ایک نہیں تھا تو بخش نہیں تھا۔ ہناوے عجیب سے احساسات سے دوچار تھی۔ اس کے بابا تو کب کے دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، میجر اغوان رانا شہید کا رتبہ پا چکے تھے۔ امن چھوٹا تھا، اتنے سارے لوگوں کے درمیان ہنامے کو اپنا بے مول محسوس ہوا تھا۔ اسے آج احساس ہوا تھا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اس کی بخت سے چاہے جتنی بھی دشمنی تھی، لیکن آج وہ اسے بہت مس کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہنامے، تم نے تیار نہیں ہونا؟ ہیری نے اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھا تو پوچھا، ورنہ وہ ایسے موقعوں پر سب سے زیادہ شور مچاتی تھی۔ ہو جاؤں گی، ابھی کافی وقت ہے۔ ہاں بھائی، سب سے آخر میں تیار ہو کر آئے گی نیچے تاکہ سب بس ہناوے رانا کو ہی دیکھے۔ مینال نے چوٹ کی تھی۔ ہاں، اور تم سب جلتے ہی رہنا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، مینال کا جواب دیتی اپنی ٹون میں واپس لوٹ چکی تھی۔ ہیں تم بن ہم ویران پیا، جیسے کھنڈر کوئی سنسان پیا۔ تجھے کھو کر کچھ بھی باس نہیں ہوا بہت میرا نقصان پیا۔ بن تیرے مجھے منظور نہیں، تو ہے میرا کل جہاں پیا۔ میری اپنی ذات بے معنی ہے، اب تو میری پہچان پیا۔ 2 قدم بھی چلنا مشکل ہے، تیرے ہجر کا ہلکان پیا۔ تیرے عشق میں گھٹ گھٹ جیتے ہیں، کرو مرنا تو آسان پیا۔ مینال سب سے پہلے تیار ہو کر نیچے پہنچی۔ 2 دن ہو گئے تھے شاہویز کو دیکھے ہوئے اسے خبر ملی تھی کہ وہ نیچے موجود تھا سب کے ساتھ۔ گھبراتے دل پر قابو پاتے اس نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ ماشاءاللہ، آج تو بہت خوب جچ رہے ہیں۔ وہ ابھی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب زیان نے اسے آ گھیرا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مینال نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ زیان کی نظروں نے اوپر سے نیچے تک مینال کا جائزہ لیا۔ شرم نہیں آتی اپنے ہی گھر کی لڑکیوں کو ایسے تاڑتے ہوئے؟ مینال نے اسے خود کو گھورتا پا کر ڈپٹا۔ ہا ہا ہا، زیان کا قہقہ بلند ہوا۔ لڑکیوں کو نہیں، میں تو بس مینال کو تاڑ رہا ہوں۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے کہہ رہا تھا، ابھی کچھ دیر میں ہناوے آ جائے گی، اسے تاڑنا۔ مینال نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، توبہ توبہ ہناوے رانا، وہ میری اوقات سے باہر کی چیز ہے۔ ہاں البتہ تم اچھی لگ رہی ہو بہت۔ زیان نے تعریف کی۔ وہ چاکلیٹ رنگ کے لباس میں نقص سا تیار ہوئی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شکریہ، مینال نے بنا لپٹے کہا تھا۔ سنو، دوپٹہ لے لو سر پر۔ آپ کے ہونے والے بہنوئی یعنی میرے بڑے بھائی یعنی رانا ہاؤس کے خروش شاہویز اس وقت اپنی سرد لہجے اور عقابی نظروں کے ساتھ نیچے موجود ہے۔ زیان نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ شاہویز کے نام مینال کا دل دھڑکا تھا اور پھر وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں، دوپٹہ لینا نہیں بھولی تھی۔ کیا واقعی شاہویز بھائی نے میری ڈائری نہیں پڑھی؟ ہیری کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر پڑھ لی ہوتی نا تو یقین کرو تم یہاں مری کے جنگلات میں دفن ہو چکی ہوتی۔ ہناوے نے جواب دیا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سماب نے گھوم کر خود کو آئینے میں جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو موٹی؟ ہناوے آج بھی باز نہیں آئی تھی۔ موٹی کہاں؟ مجھے میں حیدر بھائی کو بتاؤں گی، ویسے بھی وہ آج کے اس فنکشن کے خصوصی مہمان ہیں۔ سماب نے جیسے دھمکی لگائی تھی، نہیں تم اچھی لگ رہی ہو اور موٹی تو بالکل بھی نہیں۔ حیدر کا نام سن کر ہناوے نے زبردستی تعریف کی۔ سماب دانتوں کی نمائش کرتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہناوے نے خود کو آئینے میں جائزہ لیا تھا۔ سیاہ رنگ کی زمین کو چھوتی گاؤن نما میکسی پہنے جس پر پیچ رنگ کا نفاست سے کام ہوا تھا، وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میکسی کا گلا بند تھا اور بازو پھول تھے۔ کانوں میں جھمکے پہنے، بالوں کو اونچا جوڑا بنائے، سب سے پہلے جس سے کچھ لٹیں نکل کر چہرے کے دونوں جانب گالوں کو چھو رہی تھی، وہ بلا شبہ باقی سب سے الگ لگ رہی تھی۔ ایک بار بھی وقت کے خیال نے اسے آنکھوں کو گلابی کیا تھا۔ خود کو سنبھالتی وہ ہیری کی آواز پر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ دل نایاب ہے، ملتا نہیں ہے۔ یہ تیرے کان کا جھمکا نہیں ہے، بچا لو دے کر سرد ستار اپنی۔ یہ سودا اس قدر مہنگا نہیں ہے، مجھے اب آئینہ کہتا ہے ہر پل، تیرا چہرہ نہیں ہے۔ کسی نے بے ثمر پیڑوں پر شاید کبھی پتھر کوئی پھینکا نہیں ہے۔ ہناوے ہیری کے ساتھ کسی بات پر ہنس کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ شاہویز جو کسی کام حیدر کے ساتھ اندر آیا تھا، ہناوے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکا۔ دل ایک پل کے لیے عجیب سا احساس سے دوچار ہوا تھا اور وہ ایک پل کے لیے رک گیا تھا اور پھر ہیری کو اس کے ساتھ دیکھ کر خود کو ڈپٹا۔ وہ اس کی بہن جیسی تھی اور ہمیشہ شاہویز نے نمل کے علاوہ رانا ہاؤس کی سبھی لڑکیوں کو اپنی بہنیں ہی سمجھا تھا، لیکن یہ اچانک کیا ہوا تھا؟ پہلا تھپڑ پڑا تھا شاید۔
وہ سر جھٹکتا دوبارہ حیدر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مہمانوں کا انتظام باہر لان میں کیا گیا تھا جسے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حیدرآباد میں جہاں گرمی پڑ رہی تھی، مری میں سردی کا آغاز ہوا تھا لیکن ابھی شدت کم تھی۔ باقی لڑکیاں اور خواتین لاؤنج میں موجود تھیں۔ حنابے نے جیسے ہی لاؤنج پہ قدم رکھا تو حیرت سے دنگ رہ گئی۔ سامنے صوفے پر خضر کے ساتھ آرمی یونیفارم پہنے بخت مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ حنابے کو دیکھ کر وہیں سے ہاتھ ہلا کر ہائی کیا تھا۔ حنابے بے اختیار ہی بخت کی جانب بڑھی۔ بخت اسے اپنی جانب دیکھ آتا دیکھ کھڑا ہو گیا تھا۔ بہت برے ہیں آپ مسٹر شاہ بخت، حنابے نے بخت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جانتا ہوں لیکن میری بہن بہت اچھی لگ رہی ہے۔ بخت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ حنابے جذباتی ہو گئی تھی۔ بخت کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کیا محسوس کر رہی تھی بتا نہیں سکتی تھی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو، حنابے نے نم آنکھوں سے کہا۔ لاؤنج میں موجود سبھی افراد دونوں بہن بھائی کو پیار سے دیکھ رہے تھے۔ ڈرامے شروع۔ خضر ہلکا سا بڑبڑایا تھا۔ ایک منٹ، اوپر کون تھا جس کو دیکھ کے ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی؟ کون سا تھا؟ شاہویز۔ اچھا، شاہویز بھی اور یہ بھی؟ خضر ٹھیک ہے، اوکے۔ مجھے لگتا ہے یہاں پہ سارے ہی حنابے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن تمہارا میک اپ خراب ہو رہا ہے حنابے، دیکھو سارا قاتل پھیل گیا۔ بخت نے اس کی سیاہ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر شرارے سے کہا۔ اسے حنابے کو یوں جذباتی ہونا پاگل پن لگتا تھا۔ فاریہ بیگم خاموشی سے صوفے پر بیٹھی اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ میجر عفان رانا کو یاد کر کے ان کی آنکھیں بھی ہلکی سی نم ہوئی تھی، لیکن پھر بخت کو انہی کے روپ میں دیکھ کر دل فخر سے بھر گیا تھا۔ یہ کاجل نہیں، مسکارا ہے۔ حنابے نے روتے ہوئے چوٹ کی اور پھر میز پر پڑے ڈبے سے ٹشو نکال کر آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کی۔ دونوں بہن بھائیوں کے سین نے سب کو جذباتی کر دیا تھا۔ یہ رہا چور، خضر بھائی، یہ حنابہ رانا چور، اس نے میری چاکلیٹ چرائی۔ یہ دیکھیں، یہ ڈبہ ان کی الماری سے ملا۔ آدھی کھا گئی یہ اور آدھی بچ گئی۔ امن کسی طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور پھر خضر کو دیکھ کر اسے بولنے والی چابی لگی۔ اسے گرفتار کر لیا جائے۔ وہ کافی غصے میں تھا۔ حنابے یوں سب کے سامنے اپنی چوری پکڑ جانے پر کافی شرمندہ ہوئی تھی اور خضر کے گھور کے دیکھنے پر گڑبڑا گئی تھی۔ جلدی سے گرفتار کر لیں بس اسے، امن نروٹے پن سے بولا تھا۔ وہ خضر کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ رحمان بھائی میرے وکیل ہیں، آپ ایس پی یعنی پولیس والے، چور سارے ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں، بس آج اسے سزا ملنی چاہیے۔ امین ابھی تک اپنی چاکلیٹ کے صدمے میں تھا۔ اس کی بات نے سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دی تھی۔ جب تک میں ہوں میری بہن کو کوئی ایس پی خضر حیات رانا گرفتار نہیں کر سکتا تھا اور نہ کوئی ایڈوکیٹ رحمان رانا اس پر کیس کر سکتا ہے۔ بخت نے بازو حنابے کے گرد پھیلا کر کہا جو شرمندہ سی بیٹھی تھی اور اس کے شکوے دور کرنا چاہتا تھا۔ بھائی آپ اس کا ساتھ مت دیں، یہ ڈائن ہے، آپ کو نہیں پتا۔ امن بے بسی سے چلایا تھا۔ اسے بخت کا حنابے کا ساتھ دینا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ امن کی بات پر حنابے نے منہ چڑھا کر اسے مزید چلایا تھا۔ امن بیٹا تم فکر نہیں کرو، بس کچھ وقت اور پھر حنابے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، ہم اسے ہمیشہ کے لیے گرفتار کر لیں گے۔ رخسار پھپھو نے پراسرار سے لہجے میں کہا تھا۔ ان کی بات پر حنابے نے توجہ نہیں دی تھی، وہ بخت کی طرف متوجہ تھی، جبکہ ان کی بات سن کر خضر نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، جس کے چہرے پر حیرانگی تھی اور ایسی ہی حیرت ہیری کے چہرے پر بھی تھی، جو کبھی رخسار پھپھو، کبھی حنابے کو، کبھی خضر کو دیکھتی۔ رخسار پھپھو کی بات پر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، جبکہ ان کی بات کا کچھ مطلب سمجھ کر خضر کے پیشانی پر لکیریں ابھری۔ بخت تم جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ، باہر ہال میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شاہویز اور حیدر دوبارہ لاؤنج میں واپس آ گئے تھے۔ حنابے ایک نظر حیدر کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر فتح کی خوشی تھی، اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ وہ کافی خوش تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ میں بھی آتا ہوں۔ بخت حنابے کو دلاسا دیتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شاہویز کی نظر لاؤنج کے دوسرے حصے میں گئی تھی، جہاں اس کے بابا نمل اور قدسیہ بانو یعنی دادو بیٹھی تھی۔ نمل کو دیکھ کر شاہویز کی تیوری چڑھی۔ وہ سرخ اور سیاہ رنگ کے لباس میں تھی، کندھوں پر بال بکھرے، سنجیدہ سی۔ رحمان بھائی سے گفتگو میں منگت تھی۔ اس کی ذات میں ایک وقار تھا جو اسے رانا ہاؤس کی باقی لڑکیوں سے الگ بناتا تھا۔ خیام رانا کی ساری فیملی اس وقت رانا ہاؤس میں موجود تھی۔ صرف وہ دو لوگ نہیں تھے، حنابے کے بابا اور سیماب کی ماں، جو دونوں اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ان کے اپنے خاندان میں اتنے افراد تھے کہ باہر سے کسی اور کے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ لوگ یہاں ہیں، باہر
باہر دادا جی بلا رہے ہیں، آ جائیں، سبھی مہمان آ چکے ہیں۔ شہباز نے بڑوں کے درمیان جا کر کہا۔ نمل کو اس نے دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اس کی بات سن کر سارے مرد لاؤن سے باہر نکل گئے۔ وقت کے آنے سے حناوی کا مزاج خوشگوار ہو گیا تھا۔ اب وہ نمل کی گود میں کھیلتے رحمان بھائی کے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ کہتے ہیں بیٹی گھر سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے تو ماں باپ کو مر جانا چاہیے، جبکہ وہ تو جیتے جی ہی مر جاتے ہیں۔ پورے گھر میں موج جیسی خاموشی چھائی تھی۔ البتہ آس پاس کے گھروں بھناتی سرگوشیاں جاری تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے راحیلہ گھر نہیں آئی تھی۔ راحیلہ کی اماں کی آنکھیں رو رو کر سوجن کا شکار ہو چکی تھی۔ کچے پکے صحن میں 2 چارپائیوں پر بیٹھی اسے کوس رہی تھی۔ راحیلہ کے ابا کے کندھے جھک گئے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے شہر مت بھیجو پڑھنے، لیکن نہیں، اب دیکھ لیا نتیجہ، پورا گاؤں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ نہ میرا دل نہیں مانتا، میری راحیلہ ایسی نہیں ہے۔ راحیلہ کے ابا نم لہجے کے ساتھ مشکل سے بول پائے تھے۔ اس سے پہلے راحیلہ کا بھائی مزید کچھ کہتا، صحن کا دروازہ بجا۔ راحیلہ کا بھائی دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر گاؤں کے کچھ بڑے کھڑے تھے، جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ جی وہاں راحیلہ باجی، اس ایک لڑکے نے مشکل سے لفظ ادا کیے۔ اس کے چہرے پر خوف پھیلا تھا۔ راحیلہ کا نام سن کر اس کا باپ اور بھائی گاؤں میں آنے جانے والے راستے کی طرف بڑھے۔ اگر کسی خاندان کے لیے قیامت کا آنا اسے کہتے ہیں تو واقعی قیامت آ گئی تھی۔ گاؤں کے آدھے کچے آدھے پکے راستے پر راحیلہ پھٹے کپڑوں میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھنے والی نہیں تھی۔ راحیلہ کا باپ تڑپ کر اس کی جانب بھاگا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھی لیکن حالت بہت خراب تھی۔ پورا گاؤں وہاں کھڑا ہوا تھا۔ راحیلہ کے باپ نے اپنے کندھے پر رکھا کپڑا اتار کر اپنی بیٹی کو پورا ڈھک ڈالا۔ شام کی سنہری روشنی آسمان پر پھیلی تھی۔ راحیلہ کا بھائی بہن کی حالت دیکھ کر پتھر کا ہو گیا تھا۔ بچوں کا کہنا تھا ایک بڑی سی گاڑی آئی تھی اور اس میں موجود لوگ راحیلہ کو ادھر پھینک کر چلے گئے۔ راحیلہ کی ماں سمیت محلے کی عورتیں راحیلہ کی حالت دیکھ کر منہ پر کپڑا رکھ کر رو رہی تھی۔ سورج غروب ہوا تھا۔ شام دھیرے دھیرے رات میں بدل رہی تھی اور راحیلہ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ڈھلی جو شام نظر سے اتر گیا سورج واہ کسی نے اڑا دی کہ مر گیا سورج۔ سحر ہوئی نہیں کب سے گزشتہ شام کے بعد، غروب ہو کے نہ جانے کدھر گیا سورج۔ سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اے دل، کہ پارا پارا فلک پر بکھر گیا سورج۔ لگا کے کھینچ لی اس نے زمین پیروں سے، لگا کے تلواروں کو چھو کر گزر گیا سورج۔ یہ کیسا جلوہ کہ بینائی لٹ گئی میری، کہ میری آنکھ کے اندر اتر گیا سورج۔ چھپا تھا مصلیحتاً شام سے سمٹ کے نور، محیط رات یہ سبھی کہ ڈر گیا سورج۔ یا تو خود پڑھ لیجیے گا۔ وقت کا کام تھا گزرنا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ رہا اس کی لڑکیوں کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ شہباز اور نمل کے درمیان سرد جنگ جاری تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر انجان بن جاتے تھے۔ وہ چاروں حناوی کے کمرے میں فی الحال لحافوں میں دبکی پاکستانی فلم ماہ میر دیکھ رہی تھی۔ ایمان علی طوائف کے روپ میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا؟ حناوی نے غور سے ہیروئن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کاش مجھے بھی ڈانس آتا۔ اب کی بار حناوی کے لہجے میں حسرت تھی۔ اسے ایمان علی کا یہ کردار بہت پسند آیا تھا اور اس کے دل میں ایسا حلیہ اپنانے کی خواہش اٹھی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، آج چائے بنانے کی باری تمہاری ہے، جاؤ بنا کر لاؤ۔ ہیری نے اسے یاد دلایا۔ حناوی کا موڈ بگڑا۔ میں نہیں جا رہی، بہت ٹھنڈ ہے۔ حناوی نے صاف انکار کیا۔ جانا تو پڑے گا تمہیں، یا ہم سمجھ لیں کہ تم اپنا کام بالکل نہیں کر سکتی اور نہ ہی وعدہ نبھا سکتی ہو، کیونکہ ہم نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ سب اپنی اپنی باری پر بنا کسی چون چڑھا کے چائے بنا کر لائیں گی۔ منال نے یاد دہانی کرانا لازمی سمجھا۔ جا رہی ہوں، میں اپنی بات سے مکرتی نہیں، حناوی نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا اور غصے سے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ دھیان سے جانا، آج شہباز بھائی گھر پر ہی ہے، یہ نہ ہو کہ کلاس لگ جائے۔ دماغ کو یاد آیا تھا، ڈرتی نہیں ہوں میں اس دجال سے۔ حناوی نے شہباز کا نام دجال رکھا ہوا تھا۔ وہ گرم چادر کو اچھی طرح خود کے گرد لپیٹے کمرے سے باہر نکلی، دبے پاؤں اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ سیڑھیوں کے نیچے ہی شہباز کا کمرہ تھا جو سب سے بڑا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی۔ کچن کی جانب بڑھی تھی۔ مری کی سردی کی شدت میں اچانک ہی اضافہ ہوا تھا۔ دل ہی دل میں ان تینوں کو گالیاں نکالتی وہ چائے بنانے لگی۔ اس وقت ملازمہ کو اٹھانا یعنی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔
اور ان چاروں کا رات کو ٹھوسے بنا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس لیے نہ چاہتے خود ہی کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی۔ وہاں رات 12 بجے بھی پارٹی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد حیاوے چائے کپ میں دے رہی تھی جب اچانک ابھرنے والی آواز پر وہ اچھلی، پیچھے منہ کر دیکھا تو خضر کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے دیکھ کر حناوے کا رنگ پھیکا پڑا۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ وہ عام سے لہجے میں پوچھتا کچن کے اندر آیا۔ زمینوں کے سلسلے میں خضر شاہویز سے ملنے آیا تھا۔ ان کی حیدرآباد والی زمین کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا۔ کافی دیر وہ دونوں اس مسئلے کو ڈسکس کرتے رہے۔ خضر کو پانی کی طلب ہوئی تو وہ خود ہی لینے آ گیا، لیکن کچن میں آفت کو دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی۔ حیات ہاؤس میں چھوٹا پڑ گیا ہے جو یہاں آ گئی، یا پھر وہاں مجرم قید ہے؟ حناوے بھی چوٹ کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ کچھ خطرناک مجرموں کی طاق میں ہوں، وہ پکڑے جائیں بس۔ ایسی جیل میں ڈالوں گا کہ ساری عمر ایریا رگڑتے رہیں گے لیکن باہر نہیں نکل پائیں گے۔ خضر حیات کون سا کم تھا؟ اچھا سنو، یہ 2 کپ چائے شاہویز کے کمرے میں پہنچا دو، ہم ضروری کام کر رہے ہیں۔ تم نے بنا ہی لیا تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی خضر حکم دیتا چلا گیا، جبکہ حناوے غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ چائے دینے یعنی ایک کو تو شاہویز کی ڈانٹ سننا اور اوپر سے دوبارہ چائے بنانا۔ حناوے کا دل کیا کہ وہ کپ اٹھا کر خضر کے سر میں دے مارے۔ کچھ دیر بعد وہ خود پر ضبط کرتی شاہویز کے کمرے میں چائے دینے آئی۔ خضر سر جھکائے ایک نقشہ سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ حناوے کی اس وقت کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ حناوے کو دیکھ کر شاہویز نے پوچھا۔ نہیں، وہ خضر بھائی نے مجھے چائے بنانے کا کہا اس لیے۔ حناوے نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ شاہویز گہری نظروں سے حناوے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ شاہویز کے کہنے پر وہ فوراً کمرے سے باہر نکلی، جبکہ خضر نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو پر ضبط کیا۔ تم بتا رہی ہو یہ رشوت خور ایس پی میں بتا رہی ہوں یہ رشوت خور ایس پی مر جائے گا کسی دن حناوے رانا کے ہاتھوں۔ حناوے کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ہائے خضر آئے ہوئے ہیں، تم بھلا مجھے بلا لیتی، ہیری نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ حناوے کی تیزی مزید چڑھی تھی۔ اگر اتنا پیارا ہے تو پلوں میں چھپا لو اسے۔ میرے ہاتھ کی چائے پیتا ہے، اب دیکھنا میں ایسی چائے پلاؤں گی ساری عمر یاد رکھے گا۔ حناوے کی آنکھوں میں شرارت چمکی اور چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم جو بھی کر لو، خضر تمہارے عقاب کا شکار ہونے والا نہیں ہے، ہیری نے بے نیازی سے کہا۔ اب تم دیکھنا بس، حناوے پرعزم لہجے میں کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چھوڑو نا یار، کیا موڈ خراب کرنا۔ مینار نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، اس نے جان بوجھ کر مجھے شاہویز بھائی کے سامنے حاضر کیا تاکہ مجھے ڈانٹ پڑے۔ وہ تو شکر انہوں نے ڈانٹا نہیں، لیکن میں اسے بخشنے والی وہ حناوے یہ کیا جو مان جائے؟ اور اگر تم اپنے ہی پلان میں کامیاب نہیں ہوئی تو؟ ہیری نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ جو تم لوگ کہو گے حناوے وہی کرے گی۔ حناوے نے بات کو اپنا انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ سوچ لو، ہیری نے وارننگ دینے والے لہجے میں کہا۔ جو کچھ کرنے سے پہلے سوچے وہ حناوے رانا نہیں۔ اب جاؤ، مجھے سونا ہے۔ حناوے کا موڈ کافی بگڑ چکا تھا۔ وہ تینوں اس کے بیڈ سے اٹھی۔ ہیری جانتی تھی کہ اگر حناوے آفت تھی تو خضر آسانی سے اس آفت کے ہاتھ نہیں آنے والا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہونے والا تھا۔ ان تینوں کے جانے کے بعد حناوے نے صبح 6 بجے کا الارم لگایا اور خضر کو کوستے ہوئے سو گئی۔ صبح پہلے الارم رنگ پر حناوے کی آنکھ پھٹ سے کھل گئی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ فریش ہونے کے بعد وہ اپنا سویٹر پہن کر اور گرم شال لپیٹ کر کمرے سے باہر نکلی۔ سیدھا فاضل بیگم یعنی اپنی ماں کے کمرے میں گئی، جو کچن میں امن کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے اسکول جانے میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد ایک دروازے سے مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ اسے چادر کے نیچے چھپائی باہر نکلی اور بھائی کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں ابھی تک نیند تھی، اسے اتنی صبح اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ حناوے کہاں جا رہی ہو تم؟ لاؤنج سے گزرتی حناوے پر فائزہ بیگم کی نظر پڑی۔ وہ حناوے کے اتنی صبح اٹھ جانے پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ امی، میں واک کرنے جا رہی ہوں۔ حناوے نے ذہن میں آنے والا پہلا جھوٹ بولا۔ واک؟ اور تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی کھلی ہوا میں واک کرنے کا دل کر رہا تھا، حناوے جواب دیتی لاؤنج کا دروازہ پار کر چکی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو ہدایت دے، فاریہ بیگم نے دل سے دعا مانگی تھی۔ ابھی حناوے لاؤنج میں ہی پہنچی تھی جب اسے گیٹ کھول کر حیدر اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ اوئے آفت، تم اتنی صبح لگتا ہے مری کی خیر نہیں۔ اس نے حناوے کو چھیڑا۔ میں نے سوچا میں بھی تھوڑی کھلی فضا میں سانس لے لوں۔ حناوے نے حتی
मुदावर लहजे को नरम रखते की कोशिश की थी। कम से कम वो हैदर के सामने नॉर्मल रहना चाहती थी। मुझे कह देती मैं ले जाता। सुबह 5 बजे हैदर ने शरारत से कहा। वो जानता था कि हनावे को वॉक में कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही सुबह सवेरे उठने में। यकीनन इसके जहन में कुछ चल रहा होगा कल से। हनावे जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ गई। या अल्लाह खैर करे आज तो। हैदर ने इसे जाते ही दिल में सोचा था इसे हनावे बिल्कुल पागल लगती थी। गेट से बाहर निकलकर सड़क पार करने के बाद वो हयात हाउस में दाखिल हुई और फिर तेज तेज कदम उठाते अंदर की जाने पड़ी। अरे हनावे तुम। रुखसार फूफो सुबह सुबह से अपने घर में देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हुई। जी फूफो मैं वॉक करने गई थी, सोचा वापसी पर आपसे मिल लूं। हनावे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया माशाल्लाह वो समझदार हो गई हो जो सुबह सुबह उठने लगी हो। रुखसार फूफो ने इसे अपने साथ लगाया। नाश्ता बना लिया। हनावे ने सवाल किया नहीं जा रही हूँ और तुम भी नाश्ता करके जाना। रुखसार फूफो से साथ लेते किचन की जानी बढ़ी। फूफो चाय फिर मैं बनाऊं। आज तो वो हैरान क्या आज तो वो हैरान किए जा रही थी। हाँ हाँ जैसा तुम्हारा दिल करे। रुखसार फूफो से यूं देखकर हैरान हैरान हो रही थी। हनावे पूरी संजीदगी से चाय बनाने लगी। अम्मा जान। अचानक फजर की आवाज उभरी थी और हनावे चौंकी थी। वो सीधा किचन में आया था। फिर हनावे को देखकर इसकी आंखें पहली हनावे राना इसके घर में इसके किचन में, यानी पक्का गड़बड़ है। हैरत हैरत आज खैरियत आज तुम आज बड़े लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो भी सुबह सुबह। वो पूछे बिना नहीं रह सका था। दिमाग तेज से काम कर रहा था। वो जानता था नावे ना तो इतनी अच्छी थी और ना ही इतनी मासूम जितनी वो बन रही थी। हाँ बस देख लो मेरी बेटी समझदार हो गई है। रुखसार फूफो ने जवाब दिया जबकि हनावे ने खामोश रहना बेहतर समझा। नाश्ता लगा दे मैं तैयार होकर आ रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना है। खिजर इसे जांचती निगाहों से देखता कह के जा चुका था। हनावे जानती थी पुलिस वालों की नजरें कितनी तेज थी। वो अपने तरफ से दिल पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। 20 मिनट बाद खिजर अपनी यूनिफॉर्म में बुलबुस खाने की टेबल पर मौजूद था। वो संजीदगी से नाश्ता कर रहा था। कभी कभी एक चुटकी सी निगाह हनावे पर डाल लेता। वो खामोशी से नाश्ता कर रही थी। मैं चाय लेकर आती हूँ। नाश्ते के बाद रुखसार फूफो ने कहा नहीं फूफो आप बैठे मैं लेकर आती हूँ। हनावे एक चुटकी से खड़ी हुई और किचन की जानी बढ़ गई। स्वेटर की जेब में से एक पैकेट निकाला। ये नींद की गोलियां थी जो कभी कभार नींद न आने के बाद उसकी अम्मी ले लेती थी। मिस्टर रिश्वतखोर सारा दिन सोते रहना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हनावे के हाथ की चाय पीने का क्या मजा है। सारी गोलियां एक कप में डालने के बाद अच्छे से चम्मच हिलाकर वो 5 मिनट बाद चाय लेकर आई। एक कप प्रसाद फूफो और दूसरा कप फिजर के सामने रखा। फिजर खामोशी से इसके एक एक हरकत पर गौर कर रहा था। पिए। फिजर को खामोश देकर हनावे ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। फिजर ने खामोशी से कप उठा लिया। एक घूंट भरने के बाद इसने कप मेज पर रखा। आज तो चीनी कम है चाय में। वो अचानक ही की बोला था। नहीं तो मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी, बल्कि हनावे ने बहुत अच्छी चाय बनाई है। फूफो ने अपनी भतीजी की तारीफ की। लेकिन अम्मी मुझे लग रही है मैं चीनी डाल कर लाता हूँ। वो खड़ा हुआ। फिजर तुम तो फीकी चाय पीते हो ना। रुखसार फूफो को हैरत हो रही थी। आज वो दोनों ही अजीब सी हरकतें कर रहे थे। आज मेरा दिल कर रहा है वो संजीदगी से गोया हुआ लाई में डालकर लाती हूँ। हनावे ने उठते हुए कहा नहीं तुम बैठो, मुझे पता है मुझे कितने चम्मच डालने हैं। तुम चाय पियो और इस अहमद से बचो। वो तंजे मुस्कुराहट उछालता कप उठाकर किचन की तरफ बढ़ गया। कहीं से चक तो नहीं हो गया। हनावे का दिल डूब कर उभरा था। फिजा ने चाय सिंक में फेंक दी थी। वो नहीं जानता था कि हनावे ने क्या मिलाया है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कुछ ना कुछ जरूर मिलाया है इसने। पतीली से दूसरी चाय डालकर वो वापस आ गया। चाय पीने के 5 मिनट बाद वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। रुखसार फूफो ने इसकी पेशानी पर प्यार किया है वो घुटे। हनावे से देखकर मुस्कुराई थी और फिर वो चला गया। कुछ देर बैठने के बाद हनावे जब राना हयात हाउस से बाहर आई तो सड़क पर जीप से टेक लगाए खिजर को खड़ा पाया। हनावे को देखकर वो सीधा हुआ। आए हनावे राना आपी का इंतजार था। चाय अच्छी बनी थी। वो आंखों में शरारत लिए कह रहा था। हनावे से यूं खड़ा देखकर ठटकी थी। प्लान अच्छा लेकिन माजरत के वो फेल हो गया। शायद तुम भूल गई हो कि मैं एसपी गुजर हयात हूँ। मुस्लिमों के प्लान को नाकाम बनाना ही मेरा काम है और आज तुम भी फेल हो गई तो आइंदा एहतियात करना। अब की बार इसके लहजे में संजीदगी और सरपन था। दांती बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। अच्छा नहीं होगा। हनावे की बिना सुने वो उसे वार्न करते हुए जीप की तरफ बढ़ गया और फिर कुछ देर बाद इसकी जीप नजरों से ओझल हो गई। हनावे को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। सबके बारिश इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। पहली बार कोई प्लान नाकाम हुआ था। इसने सर उठाकर राना हाउस की तरफ देखा जिसके चारों तरफ 4 फुट की पत्थरों की खूबसूरत दीवार थी और दीवार के पार लॉन में हैरी से हाथ हिलाती नजर आई थी। हनावे गुस्से से पैर पटकती गेट की जानी बढ़ी जहाँ गार्ड बैठा था। क्या हुआ हनावे राना प्लान फेल हो गया। हैरी के लहजे में छुपा तंज वो अच्छी तरह भांप गई थी। क्या कहा कहा था वो पुलिस वाला तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। हैरी कहकर लगाकर हंस दी। ऐसे ही तो हैरी राना का दिल नहीं आया था सदर हयात पर। अब की बार हैरी के चेहरे पर सुर्खी उभरी। दफा हो जाओ मनोज, मेरा दिमाग खराब मत करो। हनावे गुस्से से
खा रही थी, अब अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। अरे मुस्कुरा कर कहती अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि हनावा जल कर रह गई थी। हैदराबाद में भी ठंड ने अपने पर फैलाए थे। गाड़ी तेजी से गांव की सड़क पर आगे की जानिब भाग रही थी। अमन पुरसकून सा पीछे बैठा था। बड़ी सी गाड़ी में 3 लोग थे, एक अमन और एक इसका ड्राइवर, उसका दाती बॉडीगार्ड और इसका दाती मुलाजिम खान। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ खान? अमन ने चौंक कर देखा। मलिक साहब दरगाह आ गए या मैं हाजिरी दे आऊं? खान ने अदब से पूछा था। वो जब भी इस रास्ते से गुजरता था लाजमी दरगाह पर हाजिरी लगाता था। अमन ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करके आंखों से स्याह चश्मा उतार कर इस दरगाह को देखा, जो छोटे से कमरे पर मुश्तमिल थी। एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था जिस पर परिंदे चहचहा रहे थे। पूरे दरख्त पर परिंदों के घोंसले बने हुए थे। एक पंखा लगा हुआ था और एक नलका लगा हुआ था और एक फकीर दरगाह के बाहर दरख्त से टेक लगाए बैठा था। ये दरगाह यहाँ हाजिरी देने से क्या होगा? अमन ने इस्तज़ाया हंसते हुए पूछा। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। ये अम्मा जुलेखा की दरगाह है मलिक साहब, खान ने जवाब देना दिया था। और वो कौन थी? अमन ने बेख्तियार ही पूछा। कहते हैं सालों पहले जब इस इलाके पर चौधरियों का राज था, जुलेखा इनकी इकलौती बेटी थी। 5 भाइयों की बहन, बहुत खूबसूरत थी लेकिन नसीब माड़े यानी कमतर निकले। गांव के कीमों का लड़का जी बड़ा सोना गाता था और शक्ल सूरत भी अच्छी थी। इसके बाद पर जुलेखा दिल हार बैठी थी। आग एक तरफ लगी तो तपिश दूसरी तरफ भी गई। दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। जब जुलेखा के घर वालों को पता चला तो इन्होंने इसे हवेली में कैद कर दिया। जुलेखा को यहाँ दफना दिया। एक दिन मौका देकर दोनों भाग गए, लेकिन इश्क में मिले नहीं। लिखा जी जुलेखा के घर वालों ने दोनों को मार दिया मार दिया गया ताकि आने वाली 7 नस्लें याद रखें और गाँव में कभी कोई इश्क ना करे। कहते हैं ये खाली जगह थी, यहाँ एक कब्र थी। एक दिन किसी अल्लाह वाले ने यहाँ पौधा लगा दिया जो इतना तनावदार दरख्त बन गया और न जाने कितने साल पुराना है। खान एक पल को सांस लेने को रुका। इसकी आंखों में अजीब सी नमी थी। फिर कुछ साल गुजरने के बाद एक जोड़ा आया था जो इस दरख्त के साए में कुछ देर आराम करने के लिए रुका था। कहते हैं इन्होंने इस दरख्त के नीचे जो बैठकर दुआ मांगी थी और उसने मोहब्बत में कामयाब हो जाए और उनकी दुआ कबूल हो गई थी। फिर लोग आने लगे और यहाँ दरख्त के नीचे साए में दुआ मांगने लगे। मुसाफिरों की वैसे भी दुआ कबूल होती है। फिर एक दिन किसी ने कब्र पर नजर डाली तो उन्हें एहसास हुआ शायद कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है। पापा बताते हैं कि यहाँ पर किसी ने कब्र के गिर्द कमरा बनवाया था और फिर यूं ये एक दरगाह की शक्ल इख्तियार कर गया। ये कोई बड़ी दरगाह नहीं और ना ही मशहूर, लेकिन अम्मा जुलेखा के नाम से जानी जाती है और वो जानते हैं वो जरूर सलाम करने आते हैं। कमाल है, ऐसा भी होता है। खान तुम भी पागल ही हो, अमन ने कहकर लगाया। जी बस जी, अकीदत सी है अम्मा जुलेखा से। वो इसके घर वाले कहाँ हैं? वो मुझे कहते हैं इनकी हवेली और खानदान पर आफत टूट पड़ी थी। बच्चे बीमार होने लगे, बड़े मरने लगे और इनकी जमीनें बंजर हो गई। मवेशी खत्म हो गए। आखिर तक हार कर डर कर वो लोग अपनी बच्ची कुछ ही चीजें लेकर यहाँ से चले गए। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने खान से पूछा। मैं बस अभी आया फातिया पढ़ के। खान ने जवाब दिया। ठीक है जाओ, अमन ने कहा और सिगरेट सुलगा कर धुआं गाड़ी की शीशे से बाहर फेंकने लगा। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। अमन ने एक पल को चेहरा दूसरी जानब किया था और अचानक एक औरत गाड़ी के हथ खुले शीशे पर चिपटी। अमन इस अचानक आफत पर उछल गया। कौन हो तुम? अमन ने गुस्से से औरत से पूछा जो हुलिये से पागल लग रही थी। इसका मट्टी से आता चेहरा, गंदे बाल और कपड़े, न जाने वो कौन थी। नहीं बचेगा तू भी, इश्क होगा, पागल भी होगा, इश्क नहीं छोड़ेगा। वो बेरुख सी बोल रही थी। अमन ने गाड़ी का शीशा ऊपर किया। इसको दफा करो, यहाँ से कौन है ये? अमन ने ड्राइवर से कहा जो एक झटके से गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी के शीशे पर अब इस पागल औरत ने थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। इसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। अमन के पूरे जिस्म में एक सनसनीखेज लहर दौड़ गई थी। ड्राइवर अब इसे गाड़ी से दूर करने की कोशिश कर रहा था। तभी खान दरगाह से बाहर आया और इसने गाड़ी के पास लगे तमाचे को देखकर स्वेटर के अंदर से पिस्तौल निकालकर हवाई फायर किया। फायर की आवाज से परिंदे कर कर घर पर आकर दरख्त से उड़े थे और वो पागल औरत जो शायद कभी खूबसूरत लड़की थी लेकिन होली से पहचानी नहीं जा रही थी, यकलक साकित हुई थी। इसकी आंखों में दर्द की गहरी लहर नमी की सूरत में उभरी थी। मार डाला, इसे मार डाला। वो रोती कर लाती दरगाह की जानिब बढ़ गई और खान ने ताज्जुब से इसे देखते हुए कदम गाड़ी की तरफ
बढ़ा दिए। दरख्त के नीचे बैठे फकीर ने फायर की आवाज़ सुनकर आंखें खोलकर देखा। इसकी सुर्ख आंखों में अजीब सा तासुर था। इसने गहरी नज़र से गाड़ी को देखा। इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी और फिर इसने दोबारा दरख्त से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। कौन थी ये पागल लड़की? पागल खान ने गाड़ी में बैठने के बाद अमन ने पूछा था। मलिक साहब, वो क्या? अमन के चेहरे पर खौफ फैली थी। ये वही लड़की है जिसके मंगेतर को आपने मार दिया था। ये राहिला है, इसकी मौत के बाद पागल हो गई है, जी सारा दिन गलियों में भागती रहती है, एक टूटा सा चश्मा हाथ में होता है, बहकी बातें करती है। जी, खान बता रहा था, जबकि अम्मा ने झटके से चश्मा उतार कर शीशे से बाहर देखा था और वो तलवार से टेक लगाए हाथ में टूटे हुए चश्मे का फ्रेम लिए हंस कर इससे बातें कर रही थी। अमन का दिल जोर से धड़का था। गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी थी। अमन की नजरें अभी तक इस पर ही जमी थी। पागल राहिला ने आंखें उठाकर अमन की जाने देखा। इसकी गाड़ी लम्हा में लम्हा दूर हो रही थी, लेकिन इसकी नम आंखों से अजीब सी सदाएं उभर रही थी, जिन्हें बरगद के पेड़ पर मौजूद परिंदे जो वापसी आ गए थे बखूबी सुन सकते थे। इनकी चहचहाहट में भी एक ही पुकार थी कि तुझे इश्क होगा, खुदा करे कोई तुझे इससे जुदा करे, तेरे होंठ हंसना भूल जाएं, तेरी आंख को नम रहा करे, तू इसकी बातें किया करे, तू इसकी बातें सुना करे, इसे देखकर तू रुक पड़े, वो नजर झुकाकर चला करे, तुझे हिजर की वो झड़ी लगे, तू मिलन की हर पल दुआ करे, तेरे ख्वाब बिखरे टूट कर तू किरची किरची जिया करे, तू नगर नगर फिरा करे, तू गली गली सदा करे, तुझे इश्क हो फिर यकीन हो, इसे तस्वीरों पर पड़ा करे, इश्क ढंग है मैं कहूँ तू नहीं नहीं कहा करे, या फिर खुद पढ़ लिया करे, पढ़ ले सॉरी। पागल राहिला की आंखें और दिल से देर तक सदाएं उभरती रही थी। क्या हुआ अलीसे? तुम आजकल काफी बदली बदली सी लग रही हो, सब ठीक है ना? हनावे जो कब से अलीसे को गुजर पर वाकई सुनारती से जहनी तौर पर गैर हाजिर देखकर पूछ रहे नहीं नहीं तो सब ठीक है। अलीसे जबरदस्ती मुस्कुराई। कुछ दिन पहले तक तो तुम खुश थी, अजीब सी खुशी थी तुम्हारे चेहरे, और अब कुछ दिनों से तुम अजीब तरह से पेश आ रही हो। नावे ने अपनी वाहिद दोस्त से पूछा, जो इसे अच्छे से जानती थी और हनावे के किस्सों को खूब इंजॉय करती थी, लेकिन अब इसे चेहरे पर उदासी फैलने लगी थी। हनावे इसके यूं बदलते रूप को देखकर परेशान थी। नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है, अलीजा ने कोफ्त ज़दा लहजे में कहा, और हनावे बस इसे देखकर रह गई। कुछ तो गलत था जो अलीजा इसे नहीं बता रही थी। अच्छा चलो ये सब तो छोड़ो, चलो कैंटीन चलते हैं, नावे ने उठते हुए कहा। वो दोनों सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस थी। नहीं तुम जाओ, मेरा दिल नहीं। अलीजा ने साफ इनकार कर दिया। मुझे आंटी से बात करनी पड़ेगी कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तुम्हारी रंगत पीली पड़ चुकी है, और तुम्हारा चेकअप क्यों नहीं करवाती? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इन्हें परवाह क्या है? और इन्हें परवाह नहीं क्या? हनावे ने फुग्गी से कहा। नहीं मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। हनावे की बात पर अलीजा ने एक झटके से खड़ी हुई थी और वह नहीं चाहती थी कि हनावे सच में इसकी मामा से बात करे। अब आईना लाइन पर चलो, हनावे ने शरारत से एक अंग दबाते हुए कहा। लीजा बस मुस्कुरा कर रह गई। मिसेस मलिक अपने ऑफिस में मौजूद फाइल्स पर काम जो कि काम इसे चेक करने में मसरूफ थी, जब अचानक उनका फोन थरथराया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेज पर रखा फोन उठाया और फिर कॉल करने वाले का नाम देखकर आंखों में एक गहरी हसीयत फैल गई। एक गहरा सांस लेकर उन्होंने फोन उठाया। फोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। लहजे को हद मुख्तार खुदबार सादा रखने की कोशिश की गई थी। कहाँ हो तुम? शाह शहबाज मलिक फंकारे। मैं कल मरी आ गई थी और अरहम के साथ। मिसेस मलिक ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए जवाब दिया। किसकी इजाजत से? वो फंकारे। मिसेस मलिक लब भींच कर रह गई। तुमसे पूछ रहा हूँ किसकी इजाजत से तुम हैदराबाद से मरी गई हो? तुम जहरखंद लहजे में पूछ रहे थे। मैंने आपको 2-3 बार फोन किया, आपने उठाया नहीं तो मैं वो इसकी बात काट कर ठाड़ा। मुझे अरहम ने कहा था। मिसेस मलिक ने तो सीधा सी सफाई दी थी। अरहम के बलबूते पर इतना मत उछलो। सिर्फ इसकी वजह से तुम ये काम कर रही हो वरना। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर खुद भी इसकी किसी दारुल अमान में रह लेना। घर तो वैसे भी तुम्हारा कोई नहीं है। शहबाज मलिक के लहजे में अपनी बीवी के लिए इंतहा की नफरत थी, और इनके अल्फाज मिसेस मलिक को अंदर तक तोड़ गए थे। मिसेस मलिक की रूह को छलनी कर गए थे। वो अपना जहर अभी उगल कर फोन बंद कर चुका था, जबकि मिसेस मलिक आंखों में आए आंसू को जब्त करने की नाकाम हो गई थी। इतने साल हो गए थे, शहबाज मलिक का रवैया आज भी नहीं बदला था। वो
वो भी कठोर शहबाज मलिक थे। इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती शहबाज मलिक से शादी करना थी। अच्छा नहीं किया आपने शहबाज मलिक, और आज भी अच्छा नहीं कर रही हैं। तो हम आंखें लिए तसव्वुर में से मुखातिब थी। मैं अंदर आ सकती हूँ। मैन दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मिसेस मलिक को चौंका दिया। इन्होंने जल्दी से अपनी नम आंखों को साफ किया। अरे निमल आओ, वो जबरदस्ती मुस्कुराई। क्या हुआ मैम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? निमल इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठने के बाद पूछा। वो मिसेस मलिक को जांचने वाली नजरों से देख रही थी। हाँ बस आंख में कुछ चला गया था। मिसेस मलिक फीकी सी हंसी हंसी मैम ये डायलॉग काफी पुराना हो चुका है, निमल ने शरारत से कहा। तो मिसेस मलिक दोबारा मुस्कुरा दी। खैर ये काम मुकम्मल हो गया है, ये फाइल आप चेक कर लीजिएगा, निमल ने फाइल इनके सामने रखते हुए कहा। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। आप सुनाए कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं? मिसेस मलिक ने माहौल पर छाए बोझिलपन को दूर करना चाहा। जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, निमल ने कुछ दिली से कहा। पूरे स्टाफ में से निमल वाही लड़की थी जो मिसेस मलिक को बिला वजह प्यारी थी। बेशक वो अपना काम जिम्मेदारी से करती थी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट और इस पर बात करना लोगों को जल्द अपना बना लेता था। घर नहीं जाना आपने? मिसेस मलिक ने दूसरा सवाल किया। जी मैं ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है, वो बस आता ही होगा। चलो अच्छी बात है, मिसेस मलिक ने कहा, और तभी इनके मोबाइल पर दोबारा थरथराहट हुई। अब की बार नंबर देखकर मिसेस मलिक के चेहरे पर पुरसुकून से मुस्कुराहट उभरी। मेरा बेटा अरहम लेने आ गया है। मेरा बेटा अरहम लेने आ गया है। और निमल को देखकर चमकती आंखों से बता रही थी, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ जब तक आपका ड्राइवर नहीं आ जाता मैं इधर ही रुक जाऊँ। अकेले नहीं छोड़ सकती आपको। मिसेस मलिक के लहजे में फिक्र थी। मैम आप परेशान नहीं हो, आप आराम से जाएं, ड्राइवर बस आता ही होगा, और मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, साइम और नरीन भी यही हैं। निमल ने इनकी परेशानी दूर करते हुए कहा। अच्छा फिर ठीक है। मिसेस मलिक के दिल का बोझ हल्का हुआ और वो अपना बैग उठाकर बाहर की जानिब बढ़ी। निमल इनके साथ बाहर तक आई। बाहर सड़क पर गाड़ी खड़ी थी जो अरहम की थी। अरहम की नजरें शीशे के दरवाजे पर जमी थी जिसके बाहर गार्ड खड़ा था, और थोड़ी देर बाद इसकी मामा यानी मिसेस मलिक बाहर आई थी। इनके साथ बातें करती लड़की को देखकर अरहम की तेजी चिड़ी। क्या मतलब, किसका गाँव, हमें गाँव से क्या लेना देना, और तुम्हें क्या, और यहाँ क्या एलियन बसते हैं जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? एक 1.5 माह पहले हुए वाक़ये को याद करके अरहम के चेहरे की ताबियत बिखरे उसे पहचान गया था। वो गाड़ी से बखूबी निमल को देख सकता था और पहचान भी लिया था, जबकि निमल का ध्यान गाड़ी की तरफ नहीं था। अच्छा अपना ख्याल रखना। मिसेस मलिक ने निमल के गाल तक दबाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि निमल मुस्कुराती अंदर जा चुकी थी। देर तो नहीं हुई मुझे आने में? गाड़ी में बैठने के बाद मिसेस मलिक ने अपने इकलौते बेटे से पूछा। नहीं मामा, वो मुस्कुराया। अलबत्ता जहन निमल से उलझा हुआ था। ये लड़की कौन थी मामा? अरहम देर बाद ज़्यादा देर बाद दिल में नहीं रख सकता, इसीलिए फौरन पूछा। कौन लड़की? मिसेस मलिक के चेहरे पर उलझन उभरी। वही जिससे आप इतना प्यार जिताया जा रहा था, ने फुग्गी से कहा। जो मिसेस मलिक के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। ये निमल है, बहुत अच्छी लड़की है, पूरे स्टाफ में मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है और बहुत अच्छी बातें करती है। मिसेस मलिक ने दिल से निमल की तारीफ की थी, जबकि फरहान सामने देखकर गाड़ी चला रहा। अलबत्ता इसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। मलिक इंसान नहीं होते, या आपको हम इंसान नहीं लग रहे? निमल का तंजिया लहजा अरहम को अच्छी तरह से याद था। कुछ ज्यादा ही अच्छी बातें करती है। अरहम ज़रा लब बड़बड़ाया था, अलबत्ता इसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तो फिर हनावे राना तैयार होना अपनी सजा के लिए? हैरी ने तंजिया लहजे में पूछा। कौन सी सजा? हनावे ने जान बनते हुए कहा। इतने दिनों से तो वो इंतजार में थी कि कब हैरी इससे इस मौजू पर बात करेगी। वो जानती थी हैरी इसकी जान नहीं छोड़ने वाली। मनहूस भूली नहीं। हनावे ने दिल ही दिल में हैरी को गाली निकाली। तुम अपना कहा पूरा नहीं कर पाई, यानी तुम फेल हो गई। अगर याद हो तो अब तुम्हें सजा मिलेगी, और वो मैं दूंगी, एक दिया जो मैं कहूँगी, बल्कि हम कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। ऐसे बात तो हनावे इनके हाथ लगी थी। हैरी काफी पुरजोश थी। भौंको, क्या करना होगा मुझे? हनावे ने सुलगते हुए लहजे में कहा। डांस। हैरी ने को ये धमाका किया। क्या? फिर से कहना। हनावे को यकीन नहीं आया। इसके कानों ने जो सुना था वो सच था। इसे अलिफ बे तक मालूम नहीं थी डांस की। जी हाँ, तुम्हें डांस यानी रक्स करना होगा, वो भी तवाइफ का हुआ अपना। ये क्या था? हैरी ने दूसरा धमाका किया। हनावे को राना हाउस की छत अपने ऊपर गिरती महसूस हुई।
तुम्हें महामीर की हीरोइन का किरदार बहुत पसंद आया था ना, बस तुम्हें वही करना होगा। सिमाब ने याद दिलवाना जरूरी समझा, जबकि हनावे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। इसकी एक ही कमजोरी थी, जिसका इसके सामने बैठे डायनों ने भरपूर फायदा उठाया था। तुम्हें क्या लगता है हनावे ये काम कर पाएगी? मिनाल ने अपने साथ चलती हैरी से पूछा था। वो दोनों इस वक्त बेग दबे कदमों राहदारी से गुजर के अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। हैरी ने भारी ऊनी शाल से, जो कि कंबल से कम मालूम नहीं हो रही थी, खुद को अच्छी तरह लपेटा हुआ था। वो दोनों इस वक्त हनावे के कमरे से आई थी, जो शर्ट हार गई है। अब तो इसे ये डेयर पूरा करना ही होगा, हैरी ने आहिस्ते से कहा। वो दोनों धीमी आवाज में बात कर रही थी, ताकि घर में मौजूद बाकी अफराद को इनके इस वक्त जागने की खबर न हो। फिर भी यार, इस ठंड में, इस अंधेरे खौफनाक जंगल में तवाइफ का रूप धार कर डांस करना, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मिनाल ने कहते ही झुरझुरी से ली। तो तुम क्या चाहती हो, हम ये टास्क नहीं दें इसे? हैरी ने रुककर मिनाल के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, लेकिन याद रखो, इसे इसके हाथ हम भी फंसेंगे। मिनाल ने याद दहानी करवाई। हम कब नहीं फंसते और कब नहीं पकड़े जाते? हैरी ने चिढ़कर पूछा। कौन है यहाँ? इस वक्त क्या हो रहा है? भारी भरकम सख्त आवाज पर दोनों की सीटी गुम हुई। लो, आ गया तुम्हारा दज्जाल भाई, अब नहीं बचेंगे हम, मिनाल ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। वो दोनों अपनी जगह पर खड़ी कांप रही थी। राहदारी में थोड़ा अंधेरा था, डर की वजह से वो गुली दोनों की गिली बंद हो गई थी। भागने का तो होश ही नहीं रहा था इन्हें। चंद ही कदम के बाद पूरी राहदारी रोशनी में नहा गई। शहवेज राना सर्द से तासरात चेहरे पर जमाए प्रवेश कर इन दोनों लड़कियों को देख रहा था, जो चेहरा दूसरी तरफ किए खड़ी थी, और महसूस हो रहा था जैसे अपनी जगह पर जम गई हूँ। वो मुतवाजन कदम उठाता इनकी जानिब बढ़ा। अल्लाह करे कीड़े पड़े इन तीनों को, शहवेज भैया के हाथ लग जाए इनके, ऐसी दुर्गत बने के बस। जब्त के बाद इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। हनावे ने बेड से तकिया उठाकर नीचे से जोर से मारा। इसे समझ नहीं आ रहा था इतने कितना गुस्सा कम कैसे करे। इतना मुश्किल डेयर कौन देता है किसी को? मामा ठीक ही कहते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो अब रूहान सी होकर नीचे कालीन पर बैठ गई थी। कमरे में हीटर की गर्माइश थी। डांस, हाय कैसे करूंगी मैं डांस, मुझे तो पाँव हिलाना भी नहीं आता। वो इस वक्त शदीद सदमे में थी। अगर वो रिश्वतखोर पुलिस वाला नहीं रुकता इस दिन, तो हैरी को नहीं पता चलता और मैं शर्ट जीत जाती। आज मुझे ये टास्क नहीं मिलता। इसे रह रहकर तस्वुर में मौजूद शख्स पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मिस्टर रिश्वतखोर, एसपी खिजर हयात राना साहब, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो दबी दबी आवाज में चिल्लाई थी। इसका बस नहीं चाह रहा था वो खिजर हयात राना को जान से मार डाले, जो इसकी हार का सबब बना था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? शाहवेज ने सर झुकाए खड़े हैरी और मिनाज से पूछा। काका कुछ नहीं भाई, हम बस अपने कमरे में जा रहे थे, हैरी ने लटकते हुए जवाब दिया। आत्माओं की तरह क्यों भटकती रहती हो तुम सब? टाइम देखा है क्या? जाओ राइंदा, मैं तुम लोगों को इतनी रात तक गए घर में भटकता ना देखूं, शाहवेज ने हुक्म दिया। दोनों ने इस बात में सर हिलाया। मिनाल अपने तेज धड़कते दिल की आवाज बखूबी सुन सकती थी। दिल कह रहा था एक बार नजर उठाकर अपने सामने खड़े अंग्रेजी एंग्री मैन को देख ले, लेकिन निगाहों ने गुस्ताखी करने से मना कर दिया था। वो अपनी जगह पर जैसे जम गई थी। चलो पागल, हैरी ने इसका हाथ पकड़ के खींचा और तेज तेज कदम उठाते कमरे की तरफ बढ़ गए। इनके जाने के बाद शाहवेज सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ी उतरने के बाद अब वो नीचे शहनाज बेगम यानी अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा था। शुक्र है तुम्हें भी माँ की याद आई, शाहवेज को देखकर शहनाज ताई ने शिकवा किया। आपका ख्याल तो हमेशा रहता है। वो बस एक पल के लिए मुस्कुराया, अगले लम्हे इसके चेहरे पर संजीदगी फैल गई। मुझे समझ नहीं आती ये लड़कियां इतनी रात को क्या करती रहती हैं। कुछ देर खैरियत तो हाल चाल दरियाफ्त करने के बाद शहवेज ने कहा। कुछ नहीं होता बेटा, इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, बच्चियां हैं, तुम प्यार से समझाओगे तो समझ जाएंगी। शहनाज ताई को शहवेज को का हर वक्त गुस्से में रहना पसंद नहीं था, और जब भी वो हैरी को डांटता था, वो लाजमी शहनाज ताई के पास आकर रोती थी, और अक्सर कहती थी कि शहवेज भाई इससे जरा प्यार नहीं करते। अम्मी आप जानती हैं लड़कियों को ढील दी जाए तो क्या होता है? भूल गई आप सालों पहले क्या हुआ था? और मैं नहीं चाहता ऐसे कोई नाखुशगवार हादसा फिर से हो। कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, साबिर ने सपाट से लहजे में कहा था। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं समझाऊंगी इन्हें। शहनाज ताई ने अपने खूबरू जवान बेटे का गुस्सा ठंडा करना चाहा, जो फिल वक्त इतना आसान नहीं था। जो दौलत दर्द की वो दे गया है, इसे संभाल कर रखा हुआ है, अभी आबाद है गुलशन जुनून का, तेरी यादों से जो महका हुआ है। मुझे सजाद इस कैद में रखो, मोहब्बत ही मेरी अब्दी सजा है। अली से चले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में इधर उधर घूमकर चक्कर लगा रही थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। वो कब से अमन को फोन कर रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं उठा रहा था। मैं प्लीज फोन उठाएं, एक बार मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, अली ने नम लहजे के साथ इसे
वॉइस मैसेज किया था, वो ढेरों मैसेज कर चुकी थी, लेकिन अम्मा ने एक का भी जवाब नहीं दिया था। लीजा का चेहरा रोने के बायस सुर्ख हो चुका था और उसकी आंखें सूजन का शिकार थी। चेहरे पर जर्दगी से फैल गई थी। मुलाजमा इसे दोबारा खाने के लिए बुलाने आ चुकी थी, लेकिन इसने मेरा दिल नहीं, मुझे भूख नहीं कहकर मना कर दिया। अब वो बेड पर बैठ गई थी, दिल कर रहा था दाढ़े मार मार कर रहे। मोहब्बत में इसने कितनी बड़ी गलती करवा दी थी, इसे अब एहसास हो रहा था। अमन प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। अजियत और बेबसी की आखिरी हद पर आकर वो अमन की मिन्नतें करना शुरू हो गई थी, लेकिन अमन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सिगरेट का धुआं कमरे में फैलाया था। मेज पर रखा अमन का फोन चल बुझ रहा था। कमरे में एक तरफ कान सर झुकाए खड़ा था। वो कभी नजरें उठाकर अमन को देखता जिसका वो गुलाम था, और अमन इसे हर चीज से ज्यादा अजीज था, तो कभी जलते बुझते फोन को। लेकिन वो ज़बान से कुछ नहीं बोला। लीजिया के बार-बार फ़ोन से तंग आकर अमन ने फ़ोन उठाया। क्या मुसीबत है यार, क्यों बार-बार फ़ोन करके तंग कर रही हो? अमन के लहजे में हर दर्जे की बेज़ारी थी। अमन, अमन वो मैं, इसे लीजिया का नम लहजा सुनाई दिया था। बोलो क्या ज़रूरी बात करनी है? अमन ने कोफ्त में मुब्तला देखा। इसे रोती और वक्त शिकवे करती लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। अमन वो मैं क्या मैं लगा रखी है, जल्दी बोलो, मैं मसरूफ हूँ। मैंने गुस्से कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। लीजिया ने गोया धमाका किया था। ये खबर देने के बाद वो फूट फूट कर रोती। तुम्हारा दिमाग खराब है लीजिए, तुम होश में हो? क्या बोल रही हो? अमन का दिमाग हक से उड़ा। मैं सच कह रही हूँ अमन। अलीजा बुरी तरह से रो रही थी। अमन बेसख्त अपनी पेशानी मसली। तो मैं क्या करूँ अब? अमन ने सर लहजे में कहा क्या मतलब? आप क्या करेंगे? हमें शादी कर लेनी चाहिए। अलीजा ने अपनी तरफ से तजवीज़ की। हाँ हाँ शादी बाओ। अमन कहकर लगाकर हंस दिया। हंसे मत अमन, मैं जानती हूँ आप अभी शादी नहीं करना चाहते। हम चुप कर निकाह कर लेते हैं। आप सही वक्त पर सबको बता दीजिएगा। अलीजा ने इसकी मुश्किल दूर करना चाहिए। देखो अलीजा, मुझे अब किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं अब, और बात यहाँ तक पहुँची इसमें तुम्हारी गलती है। बेहतर होगा अपनी गलती को खुद सुधारो। अमन ने टोक लहजे में कहा। अलीजा अपनी जगह साकित रह गई। क्या सिर्फ इसकी गलती थी? अमन को सब कुछ सौंप दिया। फिर भी इसकी ही गलती थी, और आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही। अमन की बात सुनकर अलीज़ा का सांस ऐसे रुक गया था। इसे अपने आप को गहरी खाई में गिरता पाया था। वो अमन की मोहब्बत में बुरी तरह से डूब चुकी थी। इससे अलग होने का तसव्वुर वो खुद भी नहीं कर सकती थी। अमन, मैं मर जाऊंगी। अलीज़ा ने बंद होती धड़कन के साथ कहा। तो मर जाओ, लेकिन आइंदा मुझे फजूल के ड्रामे करके तंग मत करना। वो बेहसी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बोला था। लगाए बंदा इसको एक खले। और अलीज़ा के हाथ से फ़ोन छूटकर गोद में गिर चुका था। वो बेजान सी बैठी अमन की बातों पर गौर कर रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब अमन ने कहा था। इसका अमन मलिक जिसके वास्ते वो सब लुटा चुकी थी, लेकिन यही सच था, एक तल्ख और कड़वा सच, जिसे अब अलीज़े अज़मीर को सारी उम्र झेलना था। क्या बात है आज डायन बड़ी खामोश और उदास है। किसी का बच्चा नहीं मिला खाने के लिए। हनावे लाउंज पर बैठे देखकर अमन की रग ने शरारत भड़काई। तुम बच जाओ बस, तुम्हें ना खा जाऊं कहीं। हनावे ने घूरते हुए कहा। खैरियत तो है, बाकी 3 चुड़ैलें कहाँ हैं? लड़ाई तो नहीं होगी? अमन ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा। नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, बल्कि बल्कि सॉरी। हनावे ने कुछ कहना चाहा, बल्कि मैं शर्त हार गई हूँ। अब मुझे जो सजा मिली है समझ नहीं आ रहा इसे कैसे पूरी करूँ। हनावे के चेहरे पर परेशानी देखकर अमन सीधा होकर बैठ गया। वो जो भी था, वो डायन इसकी बहन थी, और इसकी उदासी अमन से नहीं देखी जा सकती। इसलिए मुझे डांस करना है जो बिल्कुल नहीं आता। हनावे ने इसे संजीदा करने का देख कर बताया। बस इतनी सी बात है अमन। हनावे रोहान सी होकर कहा। हनावे राना के लिए कुछ मुश्किल है? नहीं ना, तो फिर? अमन ने इसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। फिक्र ना करो डायन, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। याद कर लो जरा, मुझे डांस आता है। चलो मैं सिखाता हूँ, अमन ने इसका उस्ताद बनते हुए कहा। वाकई हनावे को खुशखबर हैरत हुई। हाँ आ जाओ, अब देखना वो तीनों चुड़ैलें तुम्हारा डांस देखकर दंग रह जाएंगी। अमन ने नाक से मक्खी उड़ाई, जबकि हनावे की आंखें चमकी थी। पिछले 3 दिनों से हनावे कमरा बंद किए पूरे दिलो जान से डांस सीखने में मगन थी। कॉलेज से आने के बाद वो कमरे में बंद हो जाती थी। हैरी, मिनाल और सिमाग इसके कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जाती और फिर खीखी करती थी। हैरी ने अच्छा खासा फंसाया था हनावे को। अमन ने इसकी काफी मदद की थी। अरे डाइन, ऐसे नहीं, ऐसे होगा बाजू। अमन ने इसका बाजू पकड़कर थोड़ा सा टेढ़ा किया। वो किसी महान गुरु की तरह हनावे को उसकी गलतियां बता रहा था। पहले मुझे डायन कहना बंद करो, वरना। हनावे ने फाड़ खाने वाले अंदाज में अमन से कहा। वो थक गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। इसकी अपनी शक्ल देखो, आईने में डायन ही लग रही हूँ। अमन कौन सा पीछे रहने वाला था? मैं थक गई हूँ, बस मुझसे नहीं होता। हनावे ने बेड पर बैठी। 5 साल छोटे हूँ मैं डायन से। 5 साल छोटा हूँ मैं डायन से। मैं नहीं थका और डायन थक गई।
अब की बार अमन ने जानबूझकर हनावे को छेड़ा। हनावे बस से कूद कर रह गई। इसकी किसी सूरत अपनी हार कबूल नहीं थी और अमन लड़का कम इन चारों के दरमियान रहकर जैसे लड़की दादा बन गया था। और हनावे भी इसे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती थी। मैं कर लूंगी, अब बस इतना काफी है। हनावे ने पाँव को हाथ से दबाते हुए दिन में दर्द हो रहा था। इतनी शदीद ठंड में भी इसे पसीना आ रहा था। मैं खाने को कुछ लाता हूँ। अमन इसकी हालत समझते हुए कमरे से बाहर गया, जबकि हनावे बेड पर गिरने के अंदाज में लेटी थी। क्या कसूर था मेरे बेटे का जो इसे इतनी बड़ी सजा मिली? क्या कसूर था साहब इसका? एक बुरी औरत अरहम के सामने बैठी रो रही थी। ये अवैस की माँ थी। अवैस की कहानी सुनकर अरहम को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इसे अमन से ये उम्मीद नहीं थी। वो इतना जालिम कैसे हो सकता था? वो लड़की जो मेरे बेटे की मोहब्बत थी, वो पागल हो गई है। वो उसे देखने लग गई थी। पूरा गांव कह रहा था वो गाड़ी मलकों की थी। औरत ने रोते हुए कहा, मैं यहाँ इस इंसान को बद्दुआएं देने आई थी, पूछने आई थी क्यों किया इसने ये सब। मेरा जवान बेटा जिंदगी से मुंह मोड़ गया। औरत अभी भी रो रही थी। वो सुबह सुबह अमन के घर पहुंच गई थी। अंदर आना चाहती थी, लेकिन गार्ड ने आने नहीं दिया। अमन घर नहीं था। अरहम रात ही अमन से मिलने आया था। इसे अंदाजा नहीं था कि अमन ये सब करेगा। मैं हैरान हूँ, एक ही घर में दो इतने मुख्तलिफ लोग कहते हैं अल्लाह पूछेगा, मेरी फरियाद सुनेगा, वो नहीं छोड़ेगा जालिम को। वो बुरी औरत इसका साहिबान सर पर नहीं था। वो अकेले बेटे का गम मना रही थी। लोगों से पूछते और ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पहुंच गई थी। गेट से बाहर खड़ी वो दारों कतार रो रही थी और अमन को बददुआएं दे रही थी। जब अरहम ने ये सब देखा तो वो इसे अंदर ले आया। फायदा ये हुआ कि अमन घर नहीं था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि अरहम जैसा नेक और रहमदिल इंसान का भाई इतना जालिम हो सकता है। इस औरत की बातें सुनकर अरहम छल सा बैठा। गुस्से की लहर इसके पूरे जिस्म में फैल गई थी। देखो खजर भाई और शाहवेज भाई दोनों शाम को हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं जमीनों को देखने। हैदर इस्लामाबाद गया है। इसके इंटरव्यू है। बाकी भाई वैसे नहीं होते। निमल अभी रात को लेट आती हैं। जयान भी अपने दोस्तों के साथ रात के तक वक्त बाहर बिताता है और लेट घर आता है। उस्मान चचा की कल मीटिंग है, शायद वो रात 11 बजे घर आए। बाकी बचा अमन। हम इसे जैसा कहेंगे वो ही कर लेगा। कोई मसला नहीं होगा। ये बेहतरीन मौका है। ये एडवेंचर करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हैडी ने सारी खबरें रखी हुई थी। मुझे कोई मसला नहीं है। सारे लोग राना हाउस में मौजूद होते तब भी मैं ये काम बिना किसी डर के कर लेती। तुम लोग अपना सोच लो। हनावे ने बेनियाजी से कहा और फिर बचा प्लेट में रखी गर्म मूंगफलियों की तरफ मरकूज कर दी। एक बार फिर सोच तुम दोनों, अगर शाहवेज भाई को पता चल गया ना तो मीनार को शाहवेज की नाराजगी की फिक्र थी। सोचना हम सब ने है क्योंकि हम सब साथ हैं। समझ आई? हैरी बिगड़ कर बोली, 15 से 20 मिनट जंगल तक पहुंचने में लगेंगे और इतने में ही वापस आ जाएंगे। और 5 से 10 मिनट हनावे के वहाँ डांस करने में। जैसे हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हाय अल्लाह, ये तो फिल्म की शूटिंग की तरह हो गया। हैरी काफी पुरजोश थी। लेकिन हम जाएंगे कैसे? सिमाब ने पूछा। मैं बताती हूँ, आओ मेरे साथ। हैरी कमरे से बाहर निकली थी और इसके पीछे वो तीनों भी। वो चारों अपनी कमसिनी और पागल हरकतों की वजह से कुछ सोच नहीं पा रही थी। इन्हें मालूम नहीं था कि इनका एडवेंचर बहुत महंगा पड़ने वाला था। एक ऐसे तूफान को आवाज देने जा रही थी जिसकी जद में सभी आने वाली थी। कच्चे पक्के रास्तों पर दौड़ती गाड़ी एक झटके से रुके। खिजर ने अचानक गाड़ी के सामने आने वाले शख्स को बचाने की कोशिश करते हुए गाड़ी को ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी फिर भी शख्स को हिट करके वो एक झटके से बाहर निकला तो वह एक औरत सड़क पर पड़ी थी। मट्टी से था चेहरा और कपड़े। आप ठीक हैं? आपको लगी तो नहीं? खिजर ने पेशानी से पूछा। मार दिया। वो हाथ में ऐनक का टूटा फ्रेम लिए बड़बड़ा रही थी। सद शुक्र इसे कोई चोट नहीं आई थी। शाहवेज गाड़ी में ही बैठा था। अरे साहब, ये पागल है, इसको छोड़ो, ऐसे ही भागती रहती है। बरगद के पेड़ के नीचे लगे लड़के पर एक शख्स बैठा हाथ धो रहा था। खिजर को नाइला के पास बैठा देखकर इसने बताना जरूरी समझा। खिजर ने पलटकर आवाज के समय देखा। यह एक छोटी सी दरगाह थी। मार दिया। राहिला बस एक ही जुमला दोहरा रही थी। खिजर ने कंधों से पकड़कर इसे नीचे से उठाया। मार दिया, मेरे भैंस को मार दिया। खिजर की हमदर्दी जताते देखकर वो खिजर की तरफ देखते हुए बोली। इसकी आंखों में नमी थी। इससे पहले खिजर कुछ कहता, राहिला टूटी ऐनक का फ्रेम सीने से लगाए दरकार की तरफ बढ़ गई। कौन है ये लड़की? खिजर ने सादगी से पूछा। वो रास्ता देख रहे हैं साहब, जो मलकों के गांव की तरफ जाता है। इधर ही किसी एक गांव में से है। मलकों के बिगड़े हुए सपूत ने ये लड़की के होने वाले शोहर को मार दिया। इसके साथ जाती की कई बस तभी इसे लड़की ने अपना जहनी तवाज़ुन खो दिया है। बहुत
बुरा हुआ बेचारे के साथ। आदमी ने अफसोस करते हुए कहा, इसके पास उनका जब्त की वजह से खिदर के जबड़े भीज गए। वो अच्छी तरह जानता था कि मलकों की सपूत का ये काम है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अमन मलिक, तुम्हारा जुल्म हद से आगे निकल गया है। खिदर दिल ही दिल में अमन मलिक को तसव्वुर से खोया हुआ था और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया जिसमें बैठा जावेद इससे यूं बाहर निकलते और फिर लोगों की बातें सुनकर देख होश में मुब्तला हो चुका था। शोर मत करो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सभी अपने काम में मसरूफ है। वो चारों आगे पीछे नाविक कमरे से बाहर निकले। इनका रुख अब निर्मल के कमरे की तरफ था। शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। निर्मल के कमरे में दाखिल होने के बाद वो खिड़की की जानिब बड़ी जो करके पिछले जानिब खुलती थी। हैरी ने अपना हाथ बढ़ाकर खिड़की खोली और नीचे झांका जहाँ अमन 3 साइकिलों लिए खड़ा था और लंबी लकड़ी की सीढ़ी दीवार सीढ़ी दीवार पर लगी थी जो खिड़की तक आ रही थी। सबसे पहले हैरी खिड़की से सीढ़ी पर उतरी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर गई। इसके बाद वो तीनों बारी बारी नीचे उतर गई थी। हनावे अपनी साइकिल पर बैठ चुकी थी। अमन के पीछे सीमा बैठी और मिनाल के पीछे हैरी। इन पांचों का दिल धड़क रहा था लेकिन वो सब काफी पुरजोश थे। घर के पीछे वाला सारा हिस्सा खाली था। वो एक मैदान की शक्ल इख्तियार कर चुका था और इससे आगे दूर जहां तक निगाह जाती थी शाह बलूत के जंगल नजर आते थे। एक दूसरे को इशारा करने के बाद तीनों ने अपनी साइकिल आगे बढ़ा दी। छोड़ो मुझे, ये तो लड़कियों के शिकंजे में फंसी लड़की चलाने की कोशिश करी थी। मुंह बंद कर दो, इसका मुझे शोर नहीं पसंद। अमन ने चिल्लाकर कहा। पीछे बैठे इसके दोस्त ने लड़की के मुंह पर हाथ रखकर इसकी सींग का गला घोंटा। ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते पर गाड़ी घने जंगलों से गुजर रही थी। गाड़ी अमन खुद चला रहा था। हर उल्टे काम में अमन सबसे आगे होता था। अभी भी पता नहीं अपने दोस्ती की दुश्मनी की बिना पर वो एक मशहूर एडवोकेट की बेटी को उठा रहा था। जंगल से गुजरने वाला ये रास्ता इन्हें महफूज लगा था, इसलिए गाड़ी अब जंगल से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। रास्ते पर सामने एक जगह रोशनी थी और वहां अमन की इस एक निगाहें सामने रास्ते पर थी। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। लड़की थी। गौर करने पर अमन को महसूस हुआ कि लड़की रक्स कर रही है। क्या हुआ अमन? इसके पास वाली सीट पर बैठे कदीर ने पूछा। अमन कुछ नहीं बोला। वो किसी ट्रांस की कैफियत में गाड़ी से बाहर आया। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में लड़की का वजूद मजीद वाज़ेह हुआ था। सफेद फ्रॉक पहने, हाथ पाँव पर लगी मेहंदी, घुंघरूं की छनकार की आवाज जंगल की हौलनाक आवाज अमन जंगल की हौलनाक खामोशी में साफ सुन सकता था। धीमी आवाज में म्यूजिक बज रहा था। सिर्फ म्यूजिक था, कोई गाना नहीं। वो बेखुद सी किसी लचकदार लड़की की तरह जो तेज हवा के बारिश झूमती थी रक्स कर रही थी। इतना खूबसूरत रक्स जिसमें एक जुनून था, एक पागलपन और इतनी खूबसूरत चेहरा। अमन मलिक के होश उड़ाने के लिए काफी था। क्या कहूँ तुमसे कि मैं क्या है इश्क, जान का रोग है, बला है। यहाँ पे ये गजल आई है, ये आप लोग खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा। क्या कहे तुमने भी किया है इश्क की सदाएं एक आलम में गूंज गई थी और अमन मलिक बुत बना खड़ा था। कहते हैं जो इश्क में वो वार बहुत कारी होता है जो पहली नजर में घायल करे। इंसान अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता और इश्क अपना काम करके जाता है। इसका खंजर इंसान के दिल में उतर जाता है। नस नस में लहू की जगह इश्क बहना शुरू कर देता है और मोहब्बतों का सौदा करने वाले को इश्क हो जाए तो इस शख्स की बहुत बड़ी बदनसीबी और इस शख्स की इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। और आज से अमन मलिक का नाम बदनसीबों की लिस्ट में सरे-फ़हरिस्त लिखा जा चुका था। हनावे के लिए काम ज़्यादा आसान नहीं था। शाह बलूत के जंगल में जहाँ ज़मीन पथरीली थी, इन्हें कोई हमवार जगह नहीं मिल रही थी। कुछ देर ढूंढने के बाद इन्हें जंगल से गुजरने वाला एक रास्ता मिला था जो हमवार था और कुछ साफ भी। अमन, हैरी, मिनाल और सिमाब चारों दरख्तों की ओट में खड़े थे। हैरी के मोबाइल में म्यूजिक बज रहा था। हनावे ने धड़कते दिल के साथ 5 मिनट के इस म्यूजिक पर बेखुद सा रक्स किया था। अमन समेत वो तीनों होंकों की तरह हनावे को देख रहे थे और सिमाब इसकी वीडियो बना रही थी। हनावे राना ही है ना? अमन की जबान पर खुजली हुई थी और इसने हैरत से पास खड़ी मिनाल से पूछा। मुझे तो ये खुद यकीन नहीं हो रहा। मिनाल ने हैरत से जवाब दिया। वो तवाइफ के रूप में गजर बहा रही थी। बस इसे रक्स में तवाइफों की तरह धीमापन नहीं था, एक जुनून सा था। अभी वो चारों अभी वो चारों यही बातें कर रहे थे कि अचानक गाड़ी की तेज की आवाज उभरी थी और फिर एक झटके से गाड़ी हनावे के कुछ फासले पर रुकी थी। गाड़ी की हेडलाइट्स हनावे के चेहरे पर भी पड़ी थी लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। इसे अपना 5 से 7 मिनट का ये रक्स मुकम्मल करना था। खौफ के भाई दिल कांप रहा था लेकिन वो हनावे राना थी, इसने रुकना नहीं सीखा था। ये कौन लोग आ गए? मिनाल ने दरख्त के पीछे से छुपकर गाड़ी की तरफ देखा लेकिन उसकी हेडलाइट की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि कुछ नहीं देख पा रही थी। 2 मिनट बाद म्यूजिक बंद हुआ और जैसे एक सत्ता टूटा। हनावे के कदम साकित हुए। इसने धड़कते दिल
के आंखों पर हाथ का साया करके गाड़ी की तरफ देखा, लेकिन तेज रोशनी के बायस नहीं देख पाई। हनावे जल्दी आओ, अब हमें यहाँ से निकलना है। अमन की आवाज़ उभरी थी और हनावे अपना दुपट्टा दुरुस्त करती इनके तरफ बढ़ गई थी। 7 बज चुके थे। हैरी ने वक्त देखा था और सर्दी का मौसम होने के बायस सिर्फ 7 ही बजे का ही काफी अंधेरा छाया हुआ था। वो 500 थोड़े फासले पर रुकी अपनी साइकिलों की तरफ भागे और फिर धड़कते दिल के साथ वापसी के रास्ते हो लिए। म्यूजिक कब बंद हुआ, वो लड़की कब रुकी और कब वहां से गई, अमन मलिक को कुछ होश ही नहीं था। अमन कदीर ने बिल आखिर गाड़ी से बाहर निकलने के बाद अमन को कंधों से पकड़कर हिलाया। अमन क्या हुआ, क्या हुआ, होश में आओ। अमन को फक चेहरे के साथ खड़े देखकर कदीर धीमी आवाज में चिल्लाया, हाँ 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 हाँ। अमन का सकता टूटा, अब वो होंठ बने कदीर को देख रहा था। कदीर ने पूछा, क्या हुआ, कदीर ने पूछा। अमन ने झटके से दूसरी तरफ देखा, जहाँ कुछ देर पहले हनावे रक्स करके गई थी। तुमने देखा, वो लड़की मुश्किल से लफ्ज अमन की जबान से दब हुए। हाँ, वो तो जा चुकी है, कदीर ने आम से लहजे में कहा, जबकि अमन अभी भी इसी जगह को देख रहा था। इसे वो अब भी वहीं नजर आ रही थी। चलो चलते हैं। कदीर इसका बाजू थामे गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो जान नहीं सकता था कि अमन मलिक के साथ हुआ क्या है। पिछले 5 मिनट बाद में वो अंदर तक साकित हो गया था। तुम रहने दो, मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। गाड़ी कदीर ने ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कहा और अमन को दूसरी जाने बिठाया। अमन की हालत देखते हुए पीछे बैठे इसके दोस्त का लड़की के मुंह पर हाथ दिला हुआ, जाने दो मुझे प्लीज, जाने दो। वो बुरी तरह से रो रही थी, इल्तिजा कर रही थी। अमन एकदम चौंका था। इसने पलटकर लड़की को देखा और फिर अपने अंदाज में बोला, जाने दो इसे। अमन की बात सुनकर कदीर ने हैरत से इसे देखा। ये तुम क्या कह रहे हो अमन? इसके दोस्त हैरान हुए थे। मैंने कहा जाने दो, वो खड़ा था। फिर कदीर ने पीछे बैठे लड़के को इशारा किया। इसने गाड़ी से उतरकर लड़की को बाहर निकाला और फिर इसे जाने दिया। लड़की को तो इस करिश्मा पर हैरत से दंग रह गई थी। वो बिना कुछ सोचे समझे पीछे की जानिब भाग गई। इसकी नजरों से ओझल होने पर कदीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि अमन ने गाड़ी की सीट से टेक लगा दिया था। इसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर अजीब सा तासुर था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक अमन को हुआ क्या है। गाड़ी में गहरी खामोशी थी, जबकि कदीर सपाट चेहरे के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ये इश्क भी क्या है, इसे अपनाए कोई और, चाहूं मैं किसी और को, याद आए कोई और। इस शख्स की महफिल कभी बर्पा हो तो देखो, वो जिक्र किसी का और शर्माए कोई और। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक अजीब सी आग इसके अंदर ढक रही थी। वो बेसुध सा बेड पर पड़ा हुआ था, आंखें बंद थी और हनावे इसकी आंखों के सामने मुजस्सम थी। बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल जो जोड़े की शक्ल में बंधे हुए रक्स के दौरान खुलकर इसकी कमर पर बिखर गए थे। कलाइयों में सिर्फ चूड़ियां और हाथों में लगी मेहंदी और पाँव में घुंघरू। इसने आज तक इतनी खूबसूरत तवाइफ नहीं देखी थी। अब इसे बहुत खूबसूरत लगी थी। मलिक साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? खान परेशानी के आलम में पूछ रहा था। जब से वो आया था यूं खामोश आंखें बंद किए लेटा था। अमन की गंभीर आवाज गूंजी थी। जी मलिक साहब। खान अपनी जान लिए हाजिर था। मैं ठीक नहीं हूँ। अमन की आवाज में अजीब सा सोच था, अजीब सी आंच थी। मैं देखता हूँ मलिक साहब। खान ने आगे बढ़कर अदब से अमन मलिक के माथे को छुआ था। आपको तो बहुत तेज बुखार है अमन साहब। खान परेशानी के आलम में बोला था। मुझे ठंडा पानी दो खान, मेरे अंदर कुछ चल रहा है। अमन अब नींद बेहोशी की हालत में बोला था। अभी लाया मलिक साहब। खान फुर्ती से कमरे से बाहर निकला था और कुछ देर बाद पानी को साथ लेकर हाजिर हुआ था। मलिक साहब पानी पी ले। खान ने सहारा देकर अमन को उठाना चाहा। गनोदगी की हालत में अमन ने 2 घूंट पानी पिया था। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। खान ने इसे वापस लिटा के डॉक्टर को फोन किया। वो तशवीश से अमन मलिक को देख रहा था। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। जंगल से गुजर कर आए हैं मलिक साहब, यकीनन कोई बुरा साया आसपास से गुजरा होगा। खान की अपनी मंतक थी। वो उससे कहता वजू करने चला गया और कुछ देर बाद वो अमन के बेड के करीब इसके सर पर खड़ा इसे सूरत रहमान पढ़कर दम कर रहा था। या अल्लाह, कहाँ चली गई ये लड़कियां? फारिया बेगम बुखलाई बुखलाई सी पूरे राना हाउस में घूम रही थी। घर में अजीब सी खामोशी को महसूस करते हुए उन्होंने हनावे और अमन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब नीचे वाला पोर्शन छान मारा था, लेकिन हनावे और अमन के साथ साथ हैरी और मिनाल और समात भी गायब थी। बीबी जी, ऊपर वाले सारे कमरे चेक कर लिए हैं, लेकिन वो पांचों घर पर नहीं है। मुलाजमा ने आकर खबर दी। अब तो सही मायनों में फारिया बेगम के होश उड़े थे। तुमने अच्छे अच्छे से देखा? वो पेशानी से पूछ रही थी। बाहर जाकर
پوچھو گارڈ سے اس نے ان پانچوں کو باہر جاتے تو نہیں دیکھا؟ فاریہ بیگم نے ملازموں کو حکم دیا تھا جو سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ پیالہ بچوں کی حفاظت کرنا وہ دل ہی دل میں دعا مانگتی سیڑھیوں کی طرح بڑھ گئی تھی۔ اوپر جانے کے بعد سب سے پہلے حناوے کا کمرہ چیک کیا، لیکن وہ سہ کر رہا تھا۔ البتہ بیڈ پر میک اپ کا سامان تھا، جویلری کا پتہ نہیں کیا کیا بکھرا پڑا تھا۔ فاریہ بیگم دھک سے رہ گئی۔ اب انہوں نے باری باری سارے کمرے دیکھنے شروع کیے۔ جیسے جیسے وقت گزرا تھا فاریہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ یہ سب حناوے کا کارنامہ ہوگا، وہی باقی لڑکیوں کو الٹا راہ پر لگاتی ہے۔ شہناز صاحب بری طرح تپی ہوئی تھی، ملازموں نے انہیں خبر کر دی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں حناوے سے چڑ ہونے لگی تھی۔ فاریہ بیگم خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، صرف نمل کا کمرہ رہ گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے فاریہ بیگم نمل کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے انہوں نے کمرہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا سانس اٹک گیا اور پھر کچھ لمحوں بعد ان کا سانس بحال ہوا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پانچوں نمل کے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں، وہ امن سے جواب نہیں بن رہا تھا۔ فاریہ بیگم پریشان چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ حناوے کو انہیں دیکھ کر فاریہ بیگم نے پوچھا۔ وہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں میک اپ کی۔ حناوے نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ لوگ بس کچھ منٹ پہلے کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئے، لیکن تم لوگ نمل کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ فاریہ بیگم کا شک کم نہیں ہوا تھا۔ ارے ماما، یہ ڈائن مجھ سے چھپ رہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ مجھ سے بچنے کے لیے یہ چاروں اس کمرے میں آئی تھی، لیکن میں نے ڈھونڈ لیا۔ آئیے ہم چلتے ہیں۔ امن اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی بچہ تھا، اس کا ذہن بچوں والا تھا، اسے ایڈونچر پسند تھے، اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں تھی ابھی، اسی لیے وہ ہر الٹے کام میں ان چاروں کا ساتھ دیتا تھا۔ فاریہ بیگم کے جانے کے بعد شہناز صاحب نمل کے کمرے میں طرف بڑھی۔ ان چاروں کی شکلیں دیکھ کر انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ہیری، میرے ساتھ چلو، حناوے کو گھورتی ہوئی وہ ہیری سے کہہ رہی تھی۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں، ہیری نے لہجے کو بار بناتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی چلو، شہناز صاحب سپاٹ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ہیری نے ان کی بات ماننے میں ہی آگے جانی تھی اور وہ ان تینوں کو پرسکون رہنے کا اشارہ کرتی کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ پیچھے ان تینوں کا بھی رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ 2 دن بعد امن ملک کے ساتھ اسی جنگل میں موجود تھا۔ یہاں گاڑی رکی تھی، یہاں وہ تھی۔ امن عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا، اس کے چہرے پر وحشت سی چھائی ہوئی تھی۔ ملک صاحب، جب وہ لڑکی یہاں رقص کر رہی تھی، آپ تاخیر سے بات کرتے اور پوچھتے وہ کون ہے؟ خان سر جھکائے ہاتھ باندھے کہہ رہا تھا، مجھے ہوش نہیں رہا خان، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا ہوا کیا تھا میرے ساتھ۔ امن بے جان سے لہجے میں کہہ رہا تھا، اس کے اپنے جسم میں ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ 2 دن میں تیز بخار میں پھنکتا رہا تھا، اسے کبھی بچپن میں بخار ہوا تھا اور اب سالوں بعد۔ خان نے اس کی دل سے خدمت کی تھی۔ امن کو کانپتا ہوا کانٹا بھی چبھتا تھا تو درد خان کو ہوتا تھا۔ خان کے لیے امن کی بہت اہمیت تھی، وہ خود کو اس کا غلام مانتا تھا۔ یہاں سے گئی تھی وہ، یہاں غائب ہو گئی تھی۔ امن نے آگے بڑھ کر درخت کی طرف اشارہ کیا جس کے پیچھے حناوے غائب ہوئی تھی۔ میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ میرا دل اسے بار بار دیکھنے کو بچا رہا ہے۔ امن اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا جبکہ خان خاموشی سے سن رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تو میری جان بے جان ہو جائے گی پھر سے۔ ملک صاحب، آپ بتا رہے ہیں بھولی سے طوائف لگ رہی تھی، وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، ہم اسے کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ خان نے کچھ بولنے کی جرات کی تھی۔ امن اس کی بات پر چونکا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم خان، ہم اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ امن کو کچھ امید ملی تھی، وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ خان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو امن اندر بیٹھ گیا۔ ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔